लेक्चर 21 दिल का बर्थडे। सॉरी दिल, अब माफ भी कर दो। 2 दिन बाद। अब तक उस वाकया को 2 दिन बीत गए थे और दिलकश इन 2 दिनों में अर्शद से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। अर्शद ने इन 2 दिनों में हजारों और लाखों बार दिलकश से बात और उसे मनाने की कोशिश की थी, पर दिलकश ने उससे बात नहीं की थी और ना ही उसने अर्शद को माफ किया था। आज तीसरा दिन था, साथ ही आज दिलकश का 12th बर्थडे भी था। इस वक्त 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। अर्शद ने डिलीवरी बॉय से केक का बॉक्स लिया और उसे पैसे देने के बाद वो केक देखकर मुस्कुरा दिया। अर्शद ने हॉल को पर्पल कलर के गुब्बारों बलून्स से सजाया था। उसने हॉल को देखते हुए गहरी सांस लेकर कहा, बच्चों को मनाना कितना मुश्किल काम है। फिर अर्शद ने हॉल में रखे कॉफी टेबल के बीचों बीच केक रखा और एक नज़र टाइम देखकर वो ऊपर दिलकश के कमरे में आया जहां पर दिलकश सुकून से सो रही थी। दिलकश को नींद में ही महसूस हुआ कि कोई उसके पैर पर गुदगुदी कर रहा है। दिलकश ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसे अंधेरे में किसी की परछाई दिखी, जिस कारण से वो डरते हुए चिल्ला दी और उठकर बैठ गई। अर्शद ने तुरंत ही लाइट जलाए और उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ? क्या हुआ? दिलकश ने अर्शद की 2 दिन पहले कही बातों को याद करते हुए नफरत वाले भाव से कहा, हिटलर। सोने तो दो अब सुकून से, या अब आधी रात को भी मुझे ही डांटना है। दिलकश की बात सुनकर अर्शद की आंखें नर्म हो गई थी और उसने गहरी सांस लेकर कहा, सॉरी दिल, अब माफ भी कर दो। बोलते हुए वो दिलकश को ही देख रहा था। दिलकश ने रूंधे गले से कहा, नहीं, मैं बात नहीं करती ऐसे लोगों से जो मुझे डांटते हैं। बोलते हुए उसकी आंख से आंसू का एक कतरा बह गया था। अर्शद ने दिलकश को साइड हक किया और धीरे से कहा, सॉरी ना दिल, पता है मैं कभी किसी को सॉरी नहीं बोलता। दिलकश ने अर्शद को खुद से दूर किया और अपने आंसू साफ करते हुए पूछा, क्यों? बहुत बड़े तुर्रम खान हैं आप। दिलकश की बात सुनकर अर्शद हल्का सा मुस्कुराया और उसने सर हिलाकर कहा, कम भी तो नहीं हूं ना। अब दिलकश और जोर से रोने लगी और उसने जोर जोर से रोते हुए कहा, मेरी अम्मा मुझे कभी नहीं डांटती थी, न ही किसी को डांटने देती थी, और यह हिटलर पता नहीं कहाँ से टपक गए मेरी मासूम सी जिंदगी में। अर्शद उसकी बात सुनकर हल्का सा हंसा और उसने दिलकश के गाल पर पिंच करते हुए कहा, दिल यार कितनी क्यूट हो तुम। तभी दिलकश ने अर्शद के हाथ पर मारा और उसे घूरा। अर्शद ने अपना हाथ वापस पीछे लेते हुए कहा, अच्छा तुम ही सजा दे दो मुझे, ठीक है। दिलकश ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, कान पकड़ो और उठक बैठक करो, वो भी 100 बार। अर्शद ने दिलकश को देखते हुए कहा, ओके। बोलकर वो सच में उठक बैठक करने लगा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि दिलकश कुछ ऐसी ही डिमांड करेगी। अर्शद ने 100 बार उठक बैठक करने के बाद दिलकश के माथे को चूमकर कहा, हैप्पी बर्थडे खरगोश। बोलकर उसने दिलकश का गाल थपथपाया। दिलकश ने कुछ देर सोचा, फिर अर्शद का हाथ पकड़कर उसने अर्शद की डिजिटल वॉच पर डेट और टाइम देखा। टाइम और डेट देखते ही दिलकश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, थैंक यू हिटलर। अर्शद ने दिलकश को हैरानी से देखा और उसे हक करके पूछा, इतनी जल्दी कैसे मान गई? दिलकश ने झट से कहा, यही तो होता है ना ड्रामा में। ये सुनते ही अर्शद ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, अच्छा तो ये सब टीवी की बदौलत है। हाँ, और मैं यहाँ इतना परेशान हो रहा था। आज से टीवी देखना बंद तुम्हारा। दिलकश ने बड़ी ही मासूमियत से अपनी पलकों को झपकाते हुए कहा, बच्ची पर जुल्म कर रहे हो और वो भी उसके बर्थडे पर, वैसे मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? अर्शद ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और दिलकश को गोद में उठाकर वो कमरे से बाहर निकल सीढ़ियों से नीचे हॉल में जाने लगा। दिलकश ने अर्शद को देखते हुए उससे कहा, मैं इनू इनायत को भी दिखाऊंगी। अर्शद ने अपने हाथ को दिलकश की आंखों पर रखा और नीचे आकर उसने दिलकश को जमीन पर खड़ा कर उसकी आंखों से अपना हाथ हटाया। दिलकश ने अपनी आंखें खोलकर जैसे ही केक को देखा वो हैरान रह गई थी, क्योंकि केक का शेप एक खरगोश का चेहरा था जिसके 2 बड़े से कान भी बने हुए थे। साथ ही वो केक व्हाइट और पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ था। अर्शद ने लगभग गाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे खरगोश, मेरे सरदर्द। दिलकश ने गुस्से में मुंह फुलाकर टेबल से नाइफ उठाया और सोफे पर चढ़कर उसने नाइफ को अर्शद के गले पर रख दिया था तो अर्शद तुरंत ही पीछे हट गया था। दिलकश ने अर्शद को बुरी तरह से घूरते हुए कहा, मेरी मासूमियत का यहाँ फायदा उठाया गया है। अर्शद ने दिलकश के साथ से नाइफ लिया और कहा, और मैं जो परसों से मना रहा हूँ उसका क्या? और वैसे भी ये तुम्हारी पर्सनैलिटी पर सूट करता है। इतना कहकर अर्शद केक की तरफ मुड़ा और उसने कहा, चलो केक कट करो। दिलकश मुंह बनाते हुए सोफे से नीचे उतरी और उसने धीरे से कहा, वैसे थैंक यू। अर्शद को अच्छे से पता था कि दिलकश खुश है और उसने दोबारा कहा, किस बात का इंतजार कर रही हो? केक कट करो। दिलकश ने अर्शद को देखा और बेहद ही धीमी सी आवाज में कहा, अकेले।
आशा ने दिलकश का हाथ पकड़ा और उसे नाइफ पकड़ाया तो दिलकश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसकी मुस्कुराहट देखकर आशा को अच्छा लग रहा था। दिलकश ने आशा के साथ मिलकर केक कट किया और उसने केक का बड़ा सा टुकड़ा आशा को खिलाया। आशा ने भी दिलकश को उसके हिसाब से छोटा सा टुकड़ा खिलाया और वो दिलकश को घूरने लगा था क्योंकि दिलकश ने थोड़ा सा केक उसके चेहरे पर लगा लिया था। आशा ने दिलकश को घूरते हुए कहा, तुम शैतान कहीं की। बोलते हुए वो दिलकश के पीछे भागा। वही दिलकश भी खिलखिलाकर हंसते हुए सोफे के पीछे चली गई। दिलकश के हंसने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। दिलकश की वजह से आशा के घर के साथ उसका दिल भी जगमगा उठा था। वो दिलकश को देखकर मुस्कुरा रहा था जो सोफे के पीछे खड़ी डांस कर रही थी क्योंकि आशा उसे पकड़ नहीं पा रहा था। दिलकश सोफे के पीछे से बाहर आई और उसने केक का एक और पीस खाते हुए कहा, मान लो हिटलर कि आप बूढ़े हो गए हो। आशा ने गिफ्ट के कुछ डब्बे उठाए और कहा, वैसे मैं गिफ्ट भी लाया हूँ, चाहिए। गिफ्ट का नाम सुनते ही दिलकश की आंखें चमक उठी और उसने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, मेरे लिए? आशा ने उससे कहा, नहीं, पीछे खड़ी भूतनी के लिए। भूतनी सुनते ही दिलकश डर से चिल्लाए और वो आशा को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगी। आशा को भी उसे इस तरह से डराना अच्छा लगता था। थोड़ी देर बाद दिलकश ने सारे गिफ्ट्स खोलकर देखे। वो 6 से 7 बॉक्स थे और उनमें वही चीजें थी जिनकी दिलकश ने आशा से कुछ वक्त पहले फरमाइश की थी। आशा ने भौहें चढ़ाकर दिलकश से पूछा, कैसे लगे गिफ्ट्स? दिलकश ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ऑसम। आशा ने दिलकश को देखते हुए कहा, वाह, न्यू वर्ड सीखा दिल ने। बोलकर उसने दिलकश के साथ हाई फाई किया और उसके बाल बिगाड़े। दिलकश कूदते हुए सोफे पर बैठी और उसने के ड्रामा देखने के लिए टीवी चलाई। आशा ने किचन में जाते हुए पूछा, दिल कल स्कूल नहीं है? बोलते हुए वो किचन में चला गया था। दिलकश किचन की तरफ मुड़ी और उसने कहा, नहीं, कल कुछ तो हॉलिडे है, आपका है? आशा ने किचन से ही दिलकश से पूछा, हाँ, मेरी भी हॉलिडे है, पार्टी रखी क्या तुम्हारी बर्थडे की? वो दिलकश से इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि दिलकश को भीड़ या ज्यादा लोगों के बीच जाना पसंद नहीं था। दिलकश ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, सिर्फ इनायत को बुला ले, मुझे किसी और के सामने आने में शर्म आती है। आशा हाथ में ट्रे पकड़े लाउंज में आया। ट्रे में कोल्ड ड्रिंक के 2 ग्लास और स्नैक्स थे। आशा ने ट्रे कॉफी टेबल पर रखते हुए पूछा, हम अल्फेज को भी बुला ले? दिलकश ने तुरंत ही हाँ में सर हिलाकर कहा, हाँ, उनको भी। आशा और दिलकश दोनों अपनी कोल्ड ड्रिंक पीने लगे, साथ ही वो स्नैक्स भी खा रहे थे। तभी आशा को कुछ याद आया और उसने एकदम से कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं तुम्हारे लिए चूड़ियाँ भी लाया हूँ। इतना कहकर आशा अपने कमरे में गया और वो चूड़ियों की एक टोकरी लाया जो उसने कुछ दिनों पहले मस्जिद के बाहर से खरीदी थी। दिलकश ने अपने सामने इतनी सारी छोटी छोटी चूड़ियां देखी और अपनी भौहें सिकुड़ी। आशा ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ? दिलकश ने मुंह बनाकर कहा, चूड़ियां मैं नहीं पहनूंगी, मुझे अच्छी नहीं लगती। आशा ने अपनी कोल्ड ड्रिंक का एक सिप लिया और कहा, मैं इतने प्यार से लाया हूं और जब मन करे तब पहनना, ओके। वैसे लड़कियों को चूड़ियां बहुत पसंद होती हैं। दिलकश ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, क्यों, कोई यूनिवर्सल लॉ है क्या कि बिना चूड़ियों के लड़कियां नहीं लगती? ये सुनते ही आशा चुप हो गया था और वो दोनों टीवी देखने लगे थे। कुछ देर टीवी देखने के बाद ड्रामा में वेडिंग नाइट का एक सीन आया जिस वजह से आशा ने तुरंत ही टीवी बंद कर दिया था। दिलकश टीवी बंद करने की वजह से आशा को बुरी तरह से घूरने लगी थी। आशा ने उससे कहा, रात बहुत हो गई है और हमें कल शॉपिंग जाना है। अल्फेज की 2 बहनों की शादी है और उसने हमें इनवाइट किया है, तो जाकर सो जाओ। दिलकश ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों ऊपर दिलकश के कमरे में आए। दिलकश ने बेड पर बैठते हुए पूछा, अल्फेज भाई की कितनी बहनें हैं? आशा ने दिलकश के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठते हुए कहा, 4 बहनें हैं, 2 की शादी हो चुकी है और अब ये दोनों जुड़वा बहनें हैं जिनकी शादी होने वाली है। दिलकश ने एकदम से उससे पूछा, आपकी बहनें हैं? आशा ने दिलकश को बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, नहीं। दिलकश ने उससे मासूमियत से पूछा, क्यों? आशा ने कुछ पल रुककर कहा, क्योंकि मैं एक वक्त पर एक ही शैतान को झेल सकता हूँ, इसलिए चलो अब गुड नाइट। कुछ देर आशा वही बैठा रहा और जब उसे लगा कि दिलकश अब गहरी नींद में सो गई है तो वो अपने कमरे में आया और कपड़े चेंज करने के बाद आशा भी सोने के लिए अपने बेड पर लेट गया था। 22 और कितनी बार करनी है इसको शादी? अगला दिन दिलकश के बर्थडे के लिए आशा ने आज सुबह ही उसका पसंदीदा शुक्राना, गुड़ की चाय और मीठे पराठे बनाए थे। दिलकश तो देर से ही सोकर उठी थी और जब वो नीचे आई तो आशा सफाई कर रहा था।
दिलकश रेडी होकर ही नीचे आई थी। उसने इस वक्त बहुत ही प्यारा सा एक जंपसूट पहना था जो खास अश उसके बर्थडे के लिए लाया था। अश ने दिलकश के बाल सुलझाकर खुले बालों में ही एक सिंपल सा हेयर स्टाइल बना दिया था जो कि उसने यूट्यूब पर वीडियो देखकर बनाना सीखा था। इसके बाद दिलकश ने अश से अपने फोटोज खींचने के लिए कहा। दिलकश पोज कर रही थी और अश कई सारे पोजेज में उसके फोटोज क्लिक कर रहा था। दिलकश ने अश को देखते हुए कहा, अच्छे से खींचो ना, मुझे यह इनायत को सेंड करनी है। अश जो इतनी देर से दिलकश के फोटोज खींच रहा था उसने आई रोल करते हुए कहा, अच्छा आज तुम्हारा बर्थडे नहीं होता ना, मैं तुम्हें सही करके बताता। बोलकर अश दिलकश के पास आया और उसके बाल बिगाड़ने लगा। दिलकश ने अश की बाह पकड़ी और उसने अश की बाह पर लगभग लटकते हुए कहा, हेयर स्टाइल नहीं खराब करो। कुछ देर बाद अश दोबारा से दिलकश के फोटोज खींचने लगा था और उसे दिलकश के फोटोज खींचते हुए लगभग 1.5 घंटा हो गया था। अश सीधा खड़ा हुआ और उसने गहरी सांस लेकर कहा, चलो कैमरा को भी बख्श दो, अब फिर सैलून चलना है, तुम्हारे बालों की ट्रिमिंग करानी है ना। दिलकश ने मुस्कुराते हुए झट से कहा, और मैनिक्योर और पेडिक्योर भी। अश ने दिलकश की पूरी हेयर स्टाइल बिगाड़ते हुए कहा, हाँ सर्जरी ही करवा लो ना पूरी, आई बड़ी मैनिक्योर और पेडिक्योर की दीवानी। अश ने दिलकश का पूरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया था जिस वजह से दिलकश बुरी तरह से चिढ़ गई और वो अश के पीछे भागी। अश उससे बचने के लिए आराम से चल रहा था। दिलकश ने अश की बाह पकड़ी और उसकी बाह पर काट लिया और अश उसे बुरी तरह से घूरने लगा था क्योंकि दिलकश के दांतों के निशान अश के हाथ पर रह गए थे। दिलकश ने अश को देखते हुए अपने बालों को पीछे की तरफ झटका और वो डाइनिंग एरिया में चली गई थी। कुछ देर बाद अश ने दिलकश को नाश्ता सर्व किया। दिलकश ने झट से पराठे का एक बड़ा सा टुकड़ा खाया और अपनी 3 उंगलियां अश को दिखाकर उसने अश को बताया कि पराठे बहुत अच्छे बने हैं। तभी अश ने दिलकश को देखते हुए कहा, बनाने वाले को थोड़ा क्रेडिट ही दे दो। दिलकश ने अपनी आंखें छोटी करके अश को देखा और कहा, अभी क्या तारीफ करके बाजा बजाया मैंने। अश ने दिलकश का जवाब सुनकर उसे बुरी तरह से घूरते हुए कहा, पहला निवाला मेरा बनता था। दिलकश ने पराठा खाते हुए कहा, ओह अच्छा, लेकिन मैं शेयर नहीं करती अपना खाना। अश ने दिलकश को देखा और शिकायत भरे लहजे में कहा, करना पड़ेगा दिल, मैं भी तो करता हूँ खरगोश, तुम्हारी झूठी बची हुई लस्सी, चाय, यहाँ तक कि छोले भटूरे भी। दिलकश ने मुंह बनाकर अश को देखा तो अश ने कुछ नहीं कहा और वो उदास सा चेहरा बनाकर अपना नाश्ता करने लगा था। दिलकश ने अश के चेहरे को देखते हुए पूरा नाश्ता किया और अब उसके पराठे का आखिरी टुकड़ा बचा था। दिलकश ने उस टुकड़े को दही में डुबाया और उसे अश के मुंह के करीब लेकर आई। अश ने मुस्कुराते हुए खुशी से पराठे के उस टुकड़े को खाया। दिलकश ने ना में सर हिलाते हुए कहा, उफ इतने काम होते हैं मुझे और ऊपर से हिटलर की अपनी डिमांड्स। ये सुनते ही अश हैरान होकर आंखें फाड़े दिलकश को देखने लगा था, मतलब ये लड़की उसकी अच्छाई का ऐसे फायदा उठाती है और हमेशा उसे ऐसे ही जवाब देती रहती है। थोड़ी देर बाद अश दिलकश को लेकर सैलून गया था और दिलकश के बालों को ट्रिम कराने के बाद वो दोनों वापस पेंट हाउस लौट आए थे। पेंट हाउस में अंदर आते ही दिलकश ने बेहद गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हिटलर। अश ने तुरंत ही कहा, इसमें मेरी क्या गलती है, तुमने ही तो उससे इतने बाल काटने को कहा था, बाल फिर से बढ़ जाएंगे। दिलकश को गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि सैलून वाली ने उसके बालों को थोड़ा ज्यादा छोटा कर दिया था और दिलकश को बस थोड़े से ही बाल ट्रिम करवाने थे। अश दिलकश के गुस्से से बचने के लिए किचन में जाकर स्लैब पर चढ़ गया। दिलकश अपने हाथ में बॉल पकड़े अश के पीछे किचन में आए और उसने अश की तरफ अपनी बॉल फेंकी तो अश तुरंत ही स्लैब से नीचे उतरा और इसी के साथ उनकी टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई शुरू हो गई थी। दोपहर का वक्त, कल अश और दिलकश को अल्फेज की बहनों के निकाह में जाना था जिसके लिए अश ने दिलकश के लिए एक वाइट कलर का गरारा निकाला और साथ ही उसने दिलकश के लिए वाइट कलर के ईयरिंग्स निकाले जो अश ने ही उसे गिफ्ट किए थे। अश उसका सारा सामान पहले ही निकाल कर रख रहा था ताकि आखिरी वक्त पर दिलकश को देर या कोई परेशानी ना हो। दिलकश ने अपनी ड्रेस उठाकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, ये बहुत अच्छा और सुंदर है, मैं अपनी शादी में भी यही पहनूंगी। बोलकर वो मुस्कुराए और उस वाइट गरारा पर अपने हाथ फेरने लगी थी। वही दिलकश की बात सुनकर अश ने धीरे से खुद से कहा और उसे खुद को एहसास नहीं था कि वो क्या बोल रहा था। अश ने बेहद धीमी सी आवाज में कहा, और कितनी बार करनी है इसको शादी। शाम का वक्त, अश ने इनायत के अब्बू को कॉल कर उनको बोल दिया था कि वो दिलकश की बर्थडे पार्टी के लिए इनायत को उनके पेंट हाउस छोड़ दे और उसने अल्फेज को भी कॉल करके बुला लिया था। पर इससे पहले दिलकश ने सिर्फ अकेले में अश के साथ केक काट लिया था क्योंकि दिलकश को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना अजीब लगता था।
इनायत और अल्फेज दोनों अश के पेंट हाउस आ गए थे। इस वक्त अश और अल्फेज बाहर गार्डन में थे, वही दिलकश और इनायत अंदर पेंट हाउस में खेल रही थी। अल्फेज ने केक खाते हुए अश से पूछा, कितने साल की हो गई है दिल? अश ने अपनी कॉफी का सिप लेकर कहा, 12। अल्फेज ने अश को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हम सही है, 6 साल और है, फिर 18 की हो जाएगी। अश ने अल्फेज को देखते हुए पूछा, तो? अल्फेज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या, फिर दिल ऑफिशियली तेरी बीवी। अश ने तुरंत ही अल्फेज को घूरा और कहा, शट अप यार, कुछ भी मत बोला कर अल्फेज, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, वी जस्ट हैड टू सैक्रिफाइस, पर ऐसा कभी नहीं होने वाला है। मैं दिल के 18 साल के होने के बाद उसे सब सच बता दूंगा और हम दोनों ऑफिशियली तलाक ले लेंगे। अल्फेज ने भी अश को घूरा और उसे ताना मारते हुए कहा, अच्छा, मतलब तू उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाएगा, फिर किसी अच्छे से गधे के साथ उसे चिपका देगा। राइट, वॉट ए फैब्यूलस आइडिया अश। अश ने अल्फेज की घूरती नजरों को नजरअंदाज करते हुए कहा, तो और क्या करूं? तू अपनी फालतू की राय अपने ही पास रख और मेरा दिमाग मत खा। अल्फेज ने हल्के गुस्से से कहा, अश तू अंधा है, तुझे दिखता नहीं है क्या? दिल सिर्फ तुझ पर यकीन करती है, तुझे इतना मानती है वो। अश ने अपने कप को हल्की तेज आवाज के साथ टेबल पर रखा और कहा, तो क्या मैं दिल के भरोसे का गलत फायदा उठाऊं? वो बच्ची है, तू प्यार से पेश आएगा वो तेरी भी बात मानेगी। अल्फेज ने कुछ पल रुककर कहा, चल फिर टेस्ट करते हैं और तू बीच में नहीं बोलना, ठीक? ये सुनकर अश ने हाँ में सर हिला दिया और वो दोनों पेंट हाउस के अंदर जाने लगे। अल्फेज आगे और अश उसके पीछे था। इनायत जो पीछे की तरफ देखकर तेजी से दौड़ते हुए आ रही थी, वो अल्फेज से टकरा गई थी। अल्फेज ने उसे पकड़ते हुए कहा, आह लड़की देखकर। इनायत पीछे हुई और उसने अल्फेज को सॉरी कहा। अल्फेज ने उसके बाल बिगाड़े और वो दिलकश के पास गया। वही अश पिलर के पीछे छुपकर खड़ा था ताकि वो दिलकश का रिएक्शन देख सके। अल्फेज ने सोफे पर बैठते हुए दिलकश से कहा, दिल एक ग्लास पानी देना। ये सुनते ही अश ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर धीरे से खुद से ही कहा, मैंने आज तक कभी अपनी दिल से पानी नहीं मांगा और यह हुक्म चला रहा है मेरी खरगोश पर। दिलकश ने एक पल के लिए अल्फेज के चेहरे को देखा, फिर इधर उधर देखते हुए वो अश को ढूंढने लगी थी, पर उसे अश नहीं दिखा तो वो धीमे कदमों से किचन में आई। कैबिनेट से ग्लास निकालने के लिए दिलकश एक चेयर पर खड़ी हुई। ग्लास उठाने के बाद दिलकश नीचे उतरी और उसने जग से ग्लास में पानी डाला। दिलकश ने अल्फेज को पानी दिया। अल्फेज पानी पीने लगा, तभी अश किचन में आया और उसने अल्फेज को हल्की सी थप्पड़ मारा। अश ने दिलकश को अपने गले लगाया और अल्फेज को बुरी तरह से घूरते हुए कहा, दफा हो, काम करवा रहा है बच्ची से। अल्फेज ने अश को पकड़ा और वो उसे खींचते हुए किचन से बाहर लाया। अल्फेज ने अश से कहा, अपनी पजेसिवनेस देख और दिल की घबराहट देख, तेरे सामने ना होने पर। अश ने अल्फेज की बातों को नजरअंदाज किया और वो दिलकश और इनायत के पास बाहर चला गया था। इस वक्त अल्फेज की बातों की वजह से अश को अजीब सा लग रहा था, जिसे मिटाने के लिए वो दिलकश और इनायत के साथ क्रिकेट खेलने लगा था। इनायत बैटिंग में बहुत अच्छी थी। दिलकश ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, ये लड़की जरूर सचिन तेंदुलकर बनेगी। इनायत ने बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट दी। वही अश ने दिलकश की बात सुनकर बस सर हिला दिया था। कुछ वक्त बाद इनायत के अब्बू उसे लेने आ गए थे, तो इनायत ने दिलकश को उसका बर्थडे गिफ्ट दिया और वो अपने अब्बू के साथ अपने घर लौट गई थी। इधर दिलकश सोफे पर बैठी वेफर्स खा रही थी, तभी अल्फेज ने उससे पूछा, थकती नहीं हो क्या इतना खाकर? अश ने अल्फेज को पीठ पर हल्का सा मारा, फिर उसने अपनी खरगोश को पिज्जा सर्व किया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, खाओ खाओ और इसकी बात मत सुनना खरगोश। दिलकश ने खिलखिलाते हुए हाँ में सर हिला दिया था। वही अश को अभी इस बात का एहसास नहीं था, पर उसका सब कुछ उसकी खरगोश ही थी। 23 निकाह मुबारक हिटलर। अगला दिन आज अश और दिलकश अल्फेज की बहनों के निकाह में आए थे। यहाँ आकर दिलकश खुश तो बहुत थी, पर एक पल के लिए भी वो अश का साथ नहीं छोड़ रही थी। वो अश का हाथ पकड़े हर जगह उसके साथ ही घूम रही थी। अश ने धीरे से दिलकश के कान में कहा, दिल यहाँ बैठ जाओ और मुझे अल्फेज की कुछ मदद करने दो। दिलकश ने तुरंत ही ना में सर हिला दिया, तभी अल्फेज की अम्मी अपने हाथ में मिठाइयाँ लेकर अश और दिलकश के पास आई और वो दिलकश को देखकर मुस्कुरा दी थी, क्योंकि अल्फेज ने अपनी अम्मी को अश और दिलकश के निकाह के बाद ही सब कुछ सच सच बता दिया था। अल्फेज की अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, दिलकश बेटा ये लो, मिठाई खाओ। दिलकश ने अश की तरफ देखा तो अश ने धीरे से उससे कहा, यह अल्फेज की अम्मी है। अश की बात सुनकर दिलकश ने हाँ में सर हिलाया और उसने अल्फेज की अम्मी को सलाम किया।
अल्फेज की अम्मी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, कितनी प्यारी बच्ची है। ये सुनकर दिलकश बस हल्का सा मुस्कुरा दी, पर उसने अर्श का हाथ बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था। अर्श ने अल्फेज की अम्मी से कहा, आंटी आप दिल का ध्यान रखना, मुझे बाहर के कुछ अरेंजमेंट्स देखने हैं। बोलते हुए वो दिलकश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अल्फेज की अम्मी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इस लाड़ो को मेहंदी भी लगवाऊंगी। आओ दिलकश, तुम्हें मैं तुम्हारी हम उम्र लड़कियों से मिलवाऊं। दिलकश को अल्फेज की अम्मी अच्छे स्वभाव की लगी, जिस वजह से उसने अर्श का हाथ छोड़ दिया। अल्फेज की अम्मी ने दिलकश का हाथ पकड़ा और वो उसे अपने साथ अंदर लेकर चली गई थी। अल्फेज की अम्मी दिलकश को एक कमरे में लेकर आई और उसी कमरे में इनायत बेड पर बैठी सुबक रही थी। इनायत को रोते देख दिलकश परेशान हो गई और उसने जल्दी से इनायत को गले लगा लिया। दिलकश ने अल्फेज की अम्मी से पूछा, आंटी आपको कैसे मालूम इनू मेरी दोस्त हैं? अल्फेज की अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी दोस्त की अम्मी मेरी दूर बहन लगती है, वो काम में है और यह अकेली यहाँ बैठी रो रही है। अब आप दोनों यहाँ आराम से खेलो और खाओ। बोलकर वो कमरे से बाहर चली गई। इनायत भी दिलकश के गले लग गई थी और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी थी। इनायत ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अच्छा हुआ दिल तुम आ गई। वो अंकल है ना, उन्होंने मुझे भू करके डराया। दिलकश ने अपने दोनों हाथों को कमर पर रख कर कहा, ओह इनू तुमने चप्पल घुमा कर मारनी थी ना उन्हें। तुम मुझे बताओ कहाँ है वो सडू अंकल और कौन है वो? तभी दो लड़कियां उस कमरे में आई। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रही थीं और दोनों ही दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। वो दोनों दिलकश और इनायत को देखने लगी क्योंकि वो दोनों शक्ल से थोड़ी मिलती जुलती थी और आज उनकी ड्रेस भी मिलती जुलती थी, बस रंग ही अलग था। दिलकश ने वाइट कलर का गरारा पहना था, साथ ही उसने अर्श के गिफ्ट किए छोटे छोटे से ईयरिंग कानों में पहने थे और खुले बालों में प्यारा सा हेयर स्टाइल जिसे अर्श ने ही बनाया था। वही इनायत ने ऑरेंज कलर का गरारा ड्रेस पहना हुआ था और वो भी बड़ी ही प्यारी लग रही थी। वही अर्श और अल्फेज दोनों ने ही वाइट कलर के कुर्ते पहने हुए थे। अल्फेज की बहन मेहरबानो ने दिलकश और इनायत से पूछा, तुम दोनों बहनें हो? दिलकश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हम BFF हैं। अल्फेज की दूसरी बहन नरगिस ने कहा, अच्छा चलो बताओ तुम दोनों मेहंदी लगवाओगी? ये सुनते ही दिलकश और इनायत ने एक दूसरे को देखा और इशारे में वो दोनों एक दूसरे से बात कर रही थी। मेहरबानो ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी ही शादी में आकर अब हम अपने मेहमानों के साथ ऐसे सुने तो बिल्कुल नहीं रहने देंगे। क्यों नरगिस? नरगिस ने हाँ में सर हिलाया। दिलकश ने झट से कहा, मेरी अम्मा कहती थी कि मेहंदी ना श्रृंगार का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। मुझे भी लगा दो यहाँ तक। बोलते हुए वो अपने कोहनी तक मेहंदी लगाने का इशारा कर रही थी। इनायत ने भी मेहंदी लगवाने को हाँ कहा। दिलकश और इनायत को देखकर नरगिस और मेहरबानो हंसने लगी थी और उन्होंने दिलकश और इनायत के साथ कई सारे फोटोज लिए क्योंकि वो दोनों आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। थोड़ी देर बाद दिलकश और इनायत अल्फेज की दोनों बहनों के साथ एक बड़े से हॉल में आए जहां पर औरतें बैठी हुई थीं। दिलकश ने अपने बालों को पीछे की तरफ झटकते हुए कहा, इनू हम लगवा तो ले मेहंदी, कहीं ऐसा ना हो हम ही सारी लाइमलाइट ले जाए। दिलकश की बात सुनकर सभी हंसने लगे थे। वही अर्श जो कि थोड़ी दूरी पर यानी कि कमरे के बाहर खड़ा हुआ था, वो दिलकश की हरकतों पर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहा था। तभी अल्फेज वहां आया और उसने अपनी आंखें छोटी करके अर्श को देखते हुए पूछा, यह मोतीचूर के लड्डू में तुझे क्या दिख रहा है जो तू इतना हंस रहा है? अर्श ने अल्फेज को देखा और उससे कहा, चल चल बहुत काम बाकी है। बोलकर वो अल्फेज को लेकर वहां से चला गया था। कुछ वक्त बाद दिलकश और इनायत ने मेहंदी लगवा ली थी और अब वो दोनों इधर से उधर भागते हुए अर्श को ढूंढ रही थी क्योंकि दिलकश को अपनी मेहंदी सबसे पहले अर्श को दिखानी थी। दिलकश और इनायत बाहर गार्डन में आए जहां पर अर्श अपने कई सारे दोस्तों से बातें कर रहा था जिनसे वो आज कई महीनों के बाद मिला था। दिलकश उसके पास आए और उसने अर्श के पास खड़े होकर उसे अपनी कोहनी मारी और अर्श को अच्छे से पता था कि यह कौन है। अर्श ने दिलकश को देखते हुए कहा, हाँ बोलो। दिलकश ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अर्श के सामने अपने दोनों हाथ किए और अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए उससे पूछा, मेहंदी अच्छी है ना? अर्श ने दिलकश के हाथों पर लगी मेहंदी को देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल अच्छी है। इधर अर्श के दोस्तों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अर्श जैसा इंसान किसी से इतने प्यार से बात कर रहा था, पर अर्श का ये सॉफ्ट साइड सिर्फ दिल के लिए था। अर्श इनायत को देखकर मुस्कुरा दिया, बदले में इनायत भी उसे देखकर मुस्कुरा दी थी। फिर अर्श ने दिलकश से कहा, जाओ अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। ठीक। दिलकश ने मुस्कुराते हुए कहा, हिटलर फ़ोन दो अपना, फोटोज लेनी है और स्टेट्स लगाना है।
आशा ने धीरे से मगर प्यार से दिलकश के कान में कहा, प्राइवेसी लगा लेना। दिलकश ने अपनी आदत से मजबूर होकर आंखें आई रोल की और कहा, वहाँ प्राइवेसी और यहाँ जो इतने सारे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, उसका क्या? दिलकश ने तो ये बात अनजाने और नादानी में कही थी, उसे नहीं समझ थी कि अभी अभी उसने क्या कहा। पर उसकी बात सुनकर आशा का खून खौल उठा था। आशा ने अपना जबड़ा कसते हुए कहा, कौन घूर रहा है तुम्हें? बताओ मुझे। दिलकश ने आशा के दोस्तों की तरफ अपनी उंगली से इशारा करके कहा, ये सब। ये सुनते ही आशा ने उन सब को देखा और आशा के गुस्से के डर की वजह से वो सारे इधर से उधर भागने लगे थे, जिनमें से दो तो एक दूसरे से टकरा कर नीचे गिर गए थे और आशा उन सभी को गुस्से में बेहद खतरनाक तरीके से घूर रहा था। उनमें से किसी एक ने हिम्मत करते हुए कहा, आशा ऐसा नहीं है। आशा ने अपने हाथ से दिलकश और इनायत को अंदर जाने का इशारा किया और वो दोनों भागते हुए अंदर चली गई। फिर आशा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम लोग कितने नालायक हो, जानता हूं मैं। आशा के एक दूसरे दोस्त ने कहा, यार आशा वो लड़की है कौन? एक इतनी सी बच्ची ने तुझे उंगलियों पर नचा रखा है। आशा ने उस लड़के के पास आते हुए कहा, अडॉप्ट किया है मैंने उसे, गार्जियन हूं मैं उसका, और कुछ कहे तो लिख कर दूं क्योंकि सुनने की ताकत तुम खोने वाले हो। इतना कहकर आशा ने उसके गाल पर एक तेज थप्पड़ मारा और उसकी बात के हिसाब से उसके दोस्त को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था सिवाय सीटी बजने की आवाज के। दूसरी तरफ दिलकश को तो अपना डांसिंग टैलेंट दिखाने का मौका मिला तो उसने इनायत के साथ डांस कर खूब एंजॉय किया। कुछ देर बाद खाने का वक्त हो गया था। दिलकश और इनायत दोनों ने ही अपनी प्लेट लगा ली थी। इनायत तो जाकर अपनी अम्मी के साथ खाने बैठ गई थी, पर वो दिलकश को देख रही थी, वहीं दिलकश तो अपने हिटलर को ढूंढ रही थी। दिलकश ने आशा को ढूंढा और उसने आशा के पास आकर कहा, हिटलर खाना खा लो, मैं अकेले नहीं खाऊंगी। आशा ने दिलकश को देखते हुए कहा, दिल तुम अकेले क्यों खाओगी? इनायत है ना, और मुझे अभी थोड़ा काम और है। दिलकश ने झट से कहा, नहीं वो अपनी अम्मी के साथ बैठ गई हैं और मैं अकेले आपके बिना नहीं खाऊंगी, और ये बताओ मैं खाऊंगी कैसे? मेहंदी लगी है ना मेरे हाथ में। बोलकर उसने अपने हाथ आशा को दिखाए। इधर इनायत अपनी प्लेट हाथ में पकड़े भागती हुई दिलकश को खाने के लिए बुलाने उसके पास आ रही थी, पर वो सामने से आते अल्फेज से टकरा गई और प्लेट से सब्जी अल्फेज के सफ़ेद कुर्ते पर गिर गई थी। दिलकश और आशा दोनों अल्फेज और इनायत को देखने लगे थे। वही इनायत बुरी तरह से डर गई थी। अल्फेज ने एक गहरी सांस ली और इनायत को देखते हुए उससे कहा, अरे आंधी तूफान की तरह क्यों आती हो तुम? आराम से चला नहीं जाता क्या? और अगले ही पल इनायत बुरी तरह से रोने लगी थी। ये देखकर दिलकश को गुस्सा आ गया था और उसने आशा से कहा, हिटलर अपने दोस्त को समझा ले, मेरी दोस्त को डांटा तो मैं उन्हें मारूंगी। आशा ने अपने कंधे उचका कर कहा, हाँ हाँ तुम काट लो उसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलकर उसने दिलकश को अपने हाथ से बिरयानी खिलाई। दिलकश अल्फेज और इनायत के पास जाने लगी, तभी अल्फेज की अम्मी अल्फेज और इनायत के पास आई। अल्फेज की अम्मी ने अल्फेज के सर पर हल्का सा मारा और उसे डांटा भी, क्योंकि उसने एक बच्ची को रुलाया और वो भी इतनी प्यारी सी बच्ची को रुलाया था। अल्फेज की अपनी अम्मी से डांट खाते देख दिलकश खिलखिलाकर हंस दी थी। आशा ने जाकर इनायत के लिए दूसरी प्लेट लाए और उन तीनों ने साथ बैठकर डिनर किया। दिलकश को खाना खिलाने के बाद आशा ने उसका मुंह टिश्यू पेपर से साफ किया और उससे पूछा, चलो अब मैं जाऊं? दिलकश ने हाँ में सर हिलाया और धीरे से आशा के कान में कहा, रुको रुको, मेरा गरारा थोड़ा ऊपर कर दो, क्योंकि दिलकश का गरारा थोड़ा लंबा था और वो गिर सकती थी। आशा ने दिलकश का हाथ पकड़ा और वो उसे लेकर एक खाली कमरे में आया। आशा ने दिलकश को बेड पर खड़ा किया और उसने दिलकश का गरारा थोड़ा सा ऊपर कर उसे दिलकश की कमर पर मोड़ दिया था। दिलकश बेड से कूदकर नीचे उतरी। आशा ने सर हिलाते हुए उससे कहा, चलो अब मैं बाहर जा रहा हूँ, काम देखना है। ओके। बोलकर वो दिलकश के साथ बाहर आया और दिलकश को इनायत के पास छोड़कर वो अल्फेज के पास चला गया था। 2 घंटे बाद मेहरबानो और नरगिस के निकाह की सारी रस्में हो गई थी और अब दोनों जोड़े एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। दिलकश ने मुस्कुराते हुए आशा से कहा, हिटलरा करो। आशा ने अपना मुंह खोला तो दिलकश ने उसके मुंह में निकाह मिठाई खिलाए और झट से कहा, निकाह मुबारक हिटलर। आशा ने दिलकश की मासूमियत को देखते हुए कहा, जिनका होता है उनको करते हैं दिल से। दिलकश ने कुछ सोचते हुए कहा, हमने भी तो एक दूसरे। वो बोल ही रही थी तभी इनायत ने दिलकश को बुलाया तो दिलकश जल्दी से उसके पास चली गई थी। 24 2 साल बाद दिल के पहले पीरियड। 2 साल बाद अब दिलकश 14 साल की हो गई थी और आशा 27 साल का हो गया था और यही उम्र इनायत और अल्फेज की थी। ये 2 साल बड़े ही आसानी से गुजर गए थे।
दिलकश नई चीजें सीख रही थी, साथ ही वो बड़ी भी हो रही थी और दिलकश के चेहरे पर उम्र के साथ निखार भी आने लगा था। आशा पहले भी ज्यादा मेहनत कर रहा था। ये सब उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल था, खासकर दिल के सपने के लिए। दिलकश का सपना एक डॉक्टर बनने का था। आखिरी साल में दिलकश को 78% मिले थे, जो आशा के लिए ठीक थे, लेकिन दिलकश खुश नहीं थी। पर जब आशा अपनी खरगोश के साथ था तो दिलकश उदास कैसे रह सकती थी। इन 2 सालों में आशा ने इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उसे कम समय में ज़्यादा केस सॉल्व करने पर इंटेलिजेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। उसकी बॉडी भी पहले से ज़्यादा बल्की हो गई थी, साथ ही उसके फीचर्स भी पहले से ज़्यादा शार्प हो गए थे। अब अपने लेट 20s में हैंडसम बंदा जैसा दिखता था, आशा वैसा ही हो गया था। वही दिलकश की लंबाई 4.7 से 5 इंच हो गई थी, पर फिर भी आशा के सामने वो छोटी सी खरगोश ही थी। दिल न ही ज्यादा हेल्थी और ना पतली थी। प्यूबर्टी ने उसे सही से हिट किया था। दिलकश के डिंपल्स भी अब साफ दिखने लगे थे। दिल के बाल लंबे और शाइनी हो गए थे और वो उसकी कमर तक आते थे। दिलकश के बालों का पूरा ध्यान आशा ही रखता था, क्योंकि आशा वक्त पर उसके बालों की चंपी करता था। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोपहर का वक्त। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे और आशा अपने ऑफिस से पेंट हाउस वापस लौट आया था। आशा ने दूसरी चाबी से पेंट हाउस का मेन दरवाजा खोला और वो अंदर आया। आशा ने अपनी जैकेट उतार कर सोफे पर फेंक दी और वो सोफे पर लीन होकर बैठ गया था। आशा बुरी तरह से थक गया था, इसलिए वो कुछ देर सोने के बारे में सोच रहा था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। 2 मिनट बाद ही आशा को दिलकश की जोर जोर से रोने की आवाज़ आई। आशा ने तुरंत ही अपनी आंखें खोली और वो दिलकश को पुकारते हुए जल्दी से ऊपर जाने लगा। आशा ने सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कहा, दिल। आशा दिलकश के कमरे में आया और दिलकश को देखते ही उसके कदम बीच में ही रुक गए थे। दिलकश जोर जोर से हिचकियां लेते हुए रो रही थी और उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा और लाल था। उसे इस हालत में देखते ही आशा की आंखों से नींद जैसे उड़ ही गई थी। आशा दिलकश के पास आया और उसे खून दिखा। दिलकश का सफ़ेद हॉट पैंट पूरी तरह से खराब हो गया था। आशा आज से पहले इतना परेशान कभी नहीं हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दिलकश को कैसे संभाले या उसे यह चीज़ कैसे समझाए। आशा ने दिलकश को देखा, जो बैग पर बैठी शर्मिंदगी के साथ नीचे देख रही थी। आशा ने अपनी आंखें बंद कर कुछ गहरी सांसें लेकर दोबारा अपनी आंखें खोली और अपना हाथ दिलकश के सामने बढ़ाया। दिलकश ने ना में सर हिलाकर रोते हुए कहा, नहीं, मैं खुद। बोलते हुए वो रुक गई और रोने लगी थी। जब कुछ देर तक दिलकश को आशा की आवाज़ नहीं आई, उसने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं कैसे। आशा ने बीच में ही उससे कहा, शह दिल, सब ठीक है, मुझे पता है ये सब मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हें इस बारे में पहले ही समझाना चाहिए था। इस वक्त आशा को खुद पछतावा हो रहा था कि उसने ये चीज़ दिलकश को पहले ही क्यों नहीं समझाई थी। आशा ने दिलकश को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, चलो आओ दिल, और रो नहीं, तुम ठीक हो। दिलकश ने सुबकते हुए जल्दी से कहा, नहीं नहीं, आपके कपड़े। आशा ने वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए उससे कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दिल। बोलते हुए आशा दिलकश को लेकर वॉशरूम में आया और उसने दिलकश को शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया था। आशा ने दिलकश को देखा, जो उसे ना देखकर अभी भी नीचे अपने पैरों की तरफ देख रही थी। आशा ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, शॉवर ले लो, मैं तुम्हारे कपड़े निकालता हूँ। बोलकर वो वॉशरूम से बाहर चला गया था और उसने वॉशरूम के गेट को सिर्फ सटा दिया था। दिलकश ने खुद को साफ किया और वो शॉवर के नीचे खड़ी हो गई थी। पानी हल्का गर्म था, जिसकी वजह से दिलकश को दर्द में आराम मिल रहा था। वही आशा जल्दी से अपने कमरे में आया और उसने अपनी वार्डरोब खोली। वो कुछ महीनों पहले ही सैनिटरी पैड्स का एक बड़ा सा पैकेट ले आया था और इस चीज़ का धन्यवाद आशा उस टीवी एड को करेगा, जिसे देखकर ही वो ये सोचकर पैड्स खरीद कर लाया था कि दिलकश को कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। आशा ने उस पैकेट को ढूंढने के लिए अपने कपड़े कमरे में इधर उधर फेंक दिए थे और पैकेट लेकर वो जल्दी से दिलकश के कमरे में आया। वही दिलकश वॉशरूम के अंदर से बाहर झांकते हुए आशा का इंतजार कर रही थी। आशा ने दिलकश के इनर्स के साथ पैड लपेटकर उसे दिया, साथ ही उसने दिलकश को टॉवल और उसके कपड़े भी दे दिए थे। दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी दिलकश को बहुत ही अजीब लग रहा था और वो अपने हाथ में पकड़े पैड को कन्फ्यूजन से देख रही थी। आशा ने वॉशरूम के बाहर से ही दिलकश को समझाया और थोड़ी देर बाद दिलकश अपने कपड़े पहनकर बाहर आई। आशा ने दिलकश के बालों को ड्राई से सुखाया, पर दिलकश ने अभी तक एक शब्द नहीं कहा था। आशा को अच्छे से समझ आ रहा था कि इस वक्त दिलकश परेशान, डरी हुई और कंफ्यूज्ड थी।
आशा ने दिलकश के बाल सुखाने के बाद बेडशीट बदली और ब्लैंकेट हटाया और उन्हें लॉन्ड्री बैग में डाला। फिर आशा दूसरी बेडशीट और डुवेट लाया। वही दिलकश एक कोने में परेशान सी खड़ी हुई थी। आशा ने ब्लैंकेट को बेड पर रखा और उसने दिलकश की तरफ मुड़ते हुए कहा, बैठ जाओ दिल, खड़ी मत रहो ज्यादा देर। दिलकश ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और वो सोफे पर बैठ गई, पर इस वक्त वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। आशा दिलकश के सामने आया और वो अपने घुटनों पर बैठ गया था। उसने दिलकश का कांपता हुआ हाथ पकड़ा और उसकी कांपती हुई उंगलियों को हल्का सा चूम लिया था। आशा ने दिलकश के हाथ को सहलाते हुए बेहद आराम से कहा, दिल, ये नेचुरल फिनोमिनन है, ये हर 28 दिनों में होता है, किसी लड़की को जल्दी तो किसी को देर से, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इट्स कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। दिलकश ने सुबकते हुए कहा, होगा कोई फिनोमिनन, मुझे ही क्यों, मैंने तो। बोलते हुए वो और तेज सुबकने लगी थी। आशा ने दिलकश को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, शांत खरगोश शांत, और पहले तो लंबी लंबी सांसें लो। बोलते हुए आशा ने दिलकश को ले जाकर बेड पर लेटने में मदद की और दिलकश बेड पर सीधी लेट गई थी। दिलकश ने बेहद धीमी सी आवाज में कहा, बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। आशा बेहद प्यार से दिलकश का सर सहलाने लगा और उसने कहा, इट्स ओके दिल, कल सुबह सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ये सुनते ही दिलकश एकदम झटके से उठकर बैठ गई और उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आशा को देखते हुए कहा, नहीं डॉक्टर नहीं, मैं नहीं। वो क्यों देखेंगे, मुझे तो वहां पर चोट भी नहीं लगी हुई है। आशा ने दिलकश को समझाते हुए कहा, अरे दिल, बस एक छोटा सा चेकअप होगा और वो डॉक्टर कुछ नहीं देखेंगी। ओके, अभी शांत हो जाओ। दिलकश ने आशा को साइड हक किया तो आशा उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा था। दिलकश ने एकदम से मासूमियत से उससे पूछा, हिटलर, मैं मरूंगी तो नहीं ना? अब आशा को दिलकश के सवाल सुनकर बहुत तेज हंसी आने लगी था। वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया और जोर जोर से हंसने लगा था तो दिलकश ने आशा को गुस्से में घूरा और उसके पेट पर एक पंच मारा। आशा ने दिलकश को घूरते हुए कहा, डैम दिल, बहुत जोर से नहीं मारा तुमने, हाथ दिन ब दिन लोहे के होते जा रहे हैं तुम्हारे। दिलकश ने आशा को अपने दांत दिखाते हुए कहा, तो फिर आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई, इस बच्ची के हाथ से आपका काम हो ही जाएगा एक दिन। आशा दिलकश के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और उसने दिलकश से पूछा, दर्द हो रहा है? दिलकश ने अपने पैरों और चेस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ पैरों में भी और यहाँ भी। आशा ने सर हिलाते हुए कहा, सो जाओ दिल। बोलकर उसने दिलकश को वापस लिटाया और वो बड़े आराम से तब तक उसका सर सहलाता रहा जब तक कि दिलकश गहरी नींद में नहीं सो गई थी। दिलकश के सोने के बाद आशा ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और वो उठकर अपने कमरे में चला गया था। अगली सुबह आशा इस वक्त दिलकश को लेकर हॉस्पिटल आया था और दिलकश को बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो यहाँ आना नहीं चाहती थी, पर फिर भी आशा उसे मना कर हॉस्पिटल लाया था। डॉक्टर ने दिलकश से फ्लो के बारे में पूछा तो दिलकश ने पहले कंफ्यूजन से डॉक्टर को देखा, फिर वो आशा की तरफ मुड़ी और उसने धीरे से आशा से पूछा कि डॉक्टर क्या पूछ रही हैं। आशा ने दिलकश को अच्छे से फ्लो के बारे में समझाया तो दिलकश ने आशा के कान में ही अपना जवाब बताया और इसी तरह से दिलकश ने आशा के जरिए डॉक्टर के सभी सवालों के जवाब दिए थे। दिलकश के चेकअप के बाद आशा ने ढेर सारे सवाल डॉक्टर पर दाग दिए थे और अब डॉक्टर अपनी 7 साल की पढ़ाई प्लस 4 साल के एक्सपीरियंस पर सवाल कर रही थी। फिर भी डॉक्टर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है मिस्टर अहमद, बस कुछ लड़कियों को प्राइमरी डिस्मेनोरोवा डिस्मेनोरिया होता है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी क्लीन एंड हाइजीनिक, फ्लो के हिसाब से डाइट को मेंटेन रखे, साथ ही हर 3 घंटे के अंदर पैड चेंज करे या उससे भी जल्दी। डॉक्टर अपने मन में यही दुआ कर रही थी कि अब आशा उनसे कोई और सवाल ना पूछे, पर आशा ने अपनी भौहें चढ़ाकर डॉक्टर से पूछा, प्राइमरी हो या सेकेंडरी, ज़्यादा दर्द हुआ तो क्या करना है? एडमिट करना है हॉस्पिटल में। ये सुनते ही डॉक्टर एकदम हक्की बक्की रह गई थी और उन्होंने आंखें फाड़े आशा को देखते हुए जल्दी से कहा, नहीं एडमिट नहीं कराना है, आप इनको कुछ योगा वगैरह कराए या फिर यह सीधी लेटकर अपने एब्डोमेन को सहलाए। मैं फिर बोल रही हूँ हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है। आशा कुछ सोचने लगा था, तभी दिलकश ने अपनी उंगली से उसके हाथ पर टैप किया और आंखों से ही इशारा कर उसे यहाँ से चलने को कहा। आशा खड़ा हुआ और वो दिलकश को लेकर डॉक्टर के केबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही डॉक्टर ने गहरी सांस छोड़ी और खुद से ही कहा, क्या आदमी है ये, बड़ा अनोखा गार्जियन है ये तो, इतनी डिटेल में कौन जानना चाहता है आजकल। कुछ वक्त बाद आशा और दिलकश वापस पेंट हाउस पहुंचे और वो गाड़ी से उतरे, तभी उन्हें अल्फेज दिखा जो अपनी कार से टिककर खड़ा हुआ था। आशा ने दिलकश से कहा, दिल अंदर जाओ और हम कहाँ गए थे किसी को भी नहीं बताना और ना ही तुम्हारे पीरियड्स के बारे में। ओके।
दिलकश ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, क्यों? उनको भी हो जाएंगे क्या? दिलकश की हाजिर जवाबी पर अशा उसे घूरने लगा और उसने कहा, खरगोश अंदर जाओ। दिलकश ने चिढ़ते हुए कहा, फाइन, जल्दी आना, मुझे भूख लगी है। बोलकर वो अल्फेज की तरफ मुड़ी। उसने अल्फेज को देखकर अपना हाथ हिलाया और वो पेंट हाउस के अंदर चली गई। आशा फिर अल्फेज के पास आया। अल्फेज ने उससे पूछा, और सुबह सुबह कहाँ गए थे? तेरी अक्ल ढूंढने, चल अंदर। बोलकर आशा अल्फेज को अपने साथ लेकर अंदर आया। दिलकश सोफे पर टीवी देख रही थी। आशा आकर उसके पास बैठ गया और अल्फेज दूसरे सोफे पर बैठ गया था। कुछ ही पलों में डोर बेल बजी। आशा के उठने से पहले अल्फेज उठकर गया और उसने दरवाज़ा खोला। गेट पर इनायत खड़ी हुई थी, जो कि चॉकलेट्स, फ्लावर्स और भी कई चीजें लेकर आई थी। अल्फेज ने आंखें छोटी करके इनायत को देखा, क्योंकि इनायत की वजह से उसे अपनी बहन के निकाह में अपनी अम्मी से इतनी डांट पड़ी थी। अल्फेज ने इनायत से पूछा, ओए तूफान लड़की, सुबह सुबह यहाँ कैसे? इनायत ने झट से कहा, पैरों से। बोलकर वो अल्फेज के बगल से निकल भागते हुए दिलकश के पास चली गई थी। दोनों लड़कियां आपस में खुशपुश करते हुए एक दूसरे से बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद इनायत ने अशा से पूछा, अशा भाई, हम ऊपर जाए? अल्फेज ने दिलकश को चिढ़ाते हुए कहा, हाय अल्लाह, इतनी जल्दी क्या है ऊपर जाने की बीबी, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। ये सुनते ही इनायत बुरी तरह से चिढ़ गई थी। वही अशा ने दिलकश से उसके कान में पूछा, इसको तुमने बताया है? दिलकश ने मासूमियत से कहा, क्यों, नहीं बताना था क्या? अशा ने दिलकश को देखते हुए धीरे से कहा, दिल यार, मैंने मना किया था ना। दिलकश ने अशा का हाथ पकड़ा और उससे कहा, कोई नहीं ना, इसको भी होते हैं और यह खुद सदमे में है। वही उसकी बात सुनकर अशा ने अपना सर हिला दिया था, क्योंकि जवाब देने में दिलकश को कोई नहीं हरा सकता था। दूसरी तरफ अब तक अल्फेज और इनायत में जंग छिड़ गई थी। दिलकश ने इनायत का हाथ पकड़ा और वो उसे खींचते हुए ऊपर लेकर गई। नीचे अशा ने अल्फेज के सिर पर मारते हुए कहा, बच्ची से लड़ता है ऊंट कैमल। क्या आने वाली नई साजिशों और परेशानियों का सामना साथ मिलकर पाएंगे अशा और दिलकश? जानने के लिए पढ़ते रहिए। स्पॉइलर ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। अशा उसकी बात सुनकर हल्का सा हंसा और उसने कहा, बस ऐसे ही, मैं थोड़ा सा पजेसिव हूँ। दिलकश ने अशा को घूरते हुए कहा, इस पसेसिवनेस का ना आप अचार डाल लो, मैं अब किसी से बात भी ना करूं। अशा ने थोड़े सख्त भाव से दिलकश को देखते हुए कहा, देखो दिल, ऐसा है कि जब बात तुम्हारी होती है तो मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहता हूं, बस इसलिए, और अभी तो तुमने मेरी आधी पजेसिवनेस भी नहीं देखी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम किसी से बात मत करो, बात करो, लेकिन तुम्हारी पर्सनल चीजें या बातें शेयर ना करो, उसके लिए तुम्हारे पास मैं हूं ना। 25 अशा की पजेसिवनेस। अभी तो तुमने मेरी आधी पजेसिवनेस भी नहीं देखी है। अशा का पेंट हाउस। अशा और अल्फेज ने मिलकर ब्रंच बना दिया था और वो दोनों डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहे थे। वही दिलकश और इनायत हॉल में बैठी के ड्रामा देख रही थी। अशा और अल्फेज दोनों लड़कियों को बुलाने के लिए हॉल में आए। अशा ने दिलकश को देखा, जिसके गाल हल्के लाल हो रहे थे, और अशा ने टीवी की तरफ देखा कि आखिर ये दोनों देख क्या रही हैं, जो दिलकश के गाल इस तरह से लाल होने लगे थे। टीवी पर ड्रामा में कोई फर्स्ट नाइट वाला रोमांटिक सीन शुरू होने वाला था। अशा और अल्फेज ने एक दूसरे को देखा और वो दोनों तिरछा मुस्कुराते हैं। दोनों ही दबे पैर सोफे के पीछे आए और उन्होंने दिलकश और इनायत को डरावनी आवाजें निकाल कर डरा दिया था। अशा ने सीन शुरू होने पर पहले टीवी बंद कर दी। दिलकश ने मुंह बनाते हुए अपना दिल के शेप वाला पिलो की तरफ फेंका, जिसे अशा ने आराम से पकड़ लिया था। अशा ने दिलकश का हाथ पकड़ा और उसे सोफे से खड़ा करते हुए कहा, चलो अब हम साथ में लंच करेंगे खरगोश। डाइनिंग टेबल पर दिलकश अशा के पास बैठी हुई थी। वही अशा अल्फेज के पास बैठा हुआ था और इनायत अल्फेज के सामने बैठी हुई थी। अशा ने दिलकश और इनायत को खाना सर्व किया। वही वो दोनों लड़कियां आपस में धीरे धीरे से बातें कर रही थी। अशा ने उन दोनों को देखते हुए कहा, पहले खा लो, बाद में बातें कर लेना। अल्फेज ने खाते हुए कहा, इनकी बातें कभी खत्म भी नहीं होंगी, पूरी रात भी दे दो ना इन लड़कियों को बातों के लिए, वो भी कम है। ये सुनते ही दिलकश और इनायत दोनों बुरी तरह से अल्फेज को घूरने लगी थी। दिलकश ने अल्फेज की नकल करते हुए कहा, जैसे आप लोग तो बातें करते ही नहीं हैं, हर दूसरे दिन का रोना होता है अल्फेज भाई आपका। अशा मेरे भाई, वो चली गई मुझे छोड़कर। दिलकश की एक्टिंग देखकर अशा और इनायत मुंह दबाकर हंसने लगे थे। वही अल्फेज ने अशा को घूरा और उससे पूछा, इसको कैसे पता? अशा ने उससे कहा, कान है कब उसके पास, और जितना तू चिल्ला चिल्ला कर बात करता है ना,
तेरी फ्यूचर वाइफ को साल में एक बार कान की सर्जरी करानी पड़ेगी, ये तो पक्का है। इतना कहकर अश ने दिलकश को इशारे से हॉट चॉकलेट पीने का इशारा किया। दिलकश ने ना में सर हिलाया और मुंह बनाते हुए कहा, अभी मन नहीं है। अश ने बेहद प्यार से उससे कहा, कुछ तो खा लो दिल सही से, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। अश की बात मानकर दिलकश ने हॉट चॉकलेट की तरफ देखा और उसे पी लिया था। तभी इनायत को बाहर से अपने अब्बू का गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आए और उसने जल्दी से अपना चेहरा साफ करते हुए कहा, मैं चलती हूँ दिल, आज अब्बू बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं और अम्मी भी उनके साथ जाएंगी, तो अम्मी को शॉपिंग करनी है। ओके, कल मिलते हैं स्कूल में, टेक केयर, बोलकर इनायत ने दिलकश को हग किया। वही अल्फेज को उसकी अम्मी का कॉल आया था, जिस वजह से उसने भी कहा, चलो यार मैं भी निकलता हूँ, बोलकर वो भी मैन गेट की तरफ जाने लगा था। दरवाजे पर फिर से अल्फेज और इनायत एक दूसरे से टकरा गए थे। दोनों पीछे हटे और इनायत बिना कुछ कहे अपना माथा सहलाते हुए तुरंत ही भागते हुए बाहर चली गई थी। अल्फेज भी उसके पीछे बाहर आया और वो इनायत के अब्बू को देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो लोग रिश्तेदार थे। वही अब तक इनायत गाड़ी में बैठ गई थी। अल्फेज ने इनायत के अब्बू के साथ अपना हाथ मिलाया और वो उनसे बातें करने लगा था। वही गाड़ी में बैठी इनायत कुछ देर बाद बोर होने लगी थी। उसने खिड़की का ग्लास नीचे किया और कहा, अब्बू चलिए ना। इनायत की आवाज़ सुनकर इनायत के अब्बू और अल्फेज दोनों ने इनायत की तरफ देखा। अल्फेज तो इनायत को देखकर यही सोच रहा था कि ना ही इनायत अपने अब्बू की तरह दिखती थी और ना ही अम्मी की तरह, बल्कि वो काफ़ी हद तक दिलकश से मिलती जुलती थी। इनायत की नज़रें अल्फेज की नज़रों से जा मिली और उसने बुरा सा मुंह बना लिया था। ये देखते ही इनायत की अम्मी ने उसे घूरते हुए कहा, बड़े हैं बेटा, वो ऐसे नहीं करते हैं। इनायत ने धीरे से कहा, बड़े हैं तभी दिमाग खत्म हो गया है इनका। उसे अल्फेज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वही पेंट हाउस में दिलकश ऊपर अपने कमरे में जा रही थी, तभी उसे एक तेज दर्द का एहसास हुआ और वो वही सीढ़ियों पर ही बैठकर रोने लगी थी। अश जल्दी से उसके पास आया और वो दिलकश को लेकर उसके कमरे में आया। अश ने बेड पर लेटने में मदद की और उससे पूछा, ज़्यादा दर्द हो रहा है? दिलकश ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं, मैं तो नाटक कर रही हूँ। भले ही दिलकश रो रही थी या दर्द में थी, पर उसकी हाजिर जवाबी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अश ने दिलकश को देखते हुए कहा, रुको मैं हॉट वाटर बैग लेकर आता हूँ। बोलकर वो दिलकश के कमरे से बाहर निकल नीचे गया और हॉट वाटर बैग लेकर कुछ ही देर में वापस आया। अश ने दिलकश की पेट के नीचे हॉट वाटर बैग रखा और वो दिलकश का सर सहलाने लगा था। अचानक से दिलकश ने अश को पुकारा और कहा, हिटलर। अश ने दिलकश को देखा। दिलकश ने उसे देखते हुए कहा, आप इन्हों को बताने क्यों मना कर रहे थे? वो लड़की है, 100% लड़की है। अश उसकी बात सुनकर हल्का सा हंसा और उसने कहा, बस ऐसे ही मैं थोड़ा सा पजेसिव हूँ। दिलकश ने अश को घूरते हुए कहा, इस पसेसिवनेस का ना आप अचार डाल लो, मैं अब किसी से बात भी ना करूँ। अश ने थोड़े कठोर भाव से दिलकश को देखते हुए कहा, देखो दिल, बस ऐसा है कि जब बात तुम्हारी होती है तो मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहता हूँ, बस इसलिए। और अभी तो तुमने मेरी आधी पजेसिवनेस भी देखी नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम किसी से बात मत करो, बात करो, लेकिन तुम्हारी पर्सनल चीज़ें या बातें शेयर ना करो, उसके लिए तुम्हारे पास मैं हूँ ना। दिलकश ने कुछ पल अश की आंखों में आंखें डालकर देखा, फिर वो सर हिलाते हुए उठकर बैठ गई और वो बेड के हेडरेस्ट से टिककर बैठी हुई थी। उसने अश के चेहरे को देखते हुए उससे पूछा, आप किसी पर भरोसा नहीं करते, राइट? अश ने सहमति के लिए हाँ में सर हिलाया। दिलकश ने उसे मासूमियत से देखते हुए पूछा, तो फिर मुझ पर क्यों करते हो? अश दिलकश को देखकर धीरे से मुस्कुराया और उसने कहा, पता नहीं, या फिर क्योंकि शायद तुम सबसे अलग हो। ये सुनते ही दिलकश ने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने पूछा, मैं सबसे अलग हूँ? अश ने दिलकश की नाक पर टैप करके कहा, हाँ बिल्कुल, एक ही नमूनी बनी है तुम्हारे जैसी, और वो मुझे आ मिली खरगोश। दिलकश ही सुनकर चिढ़ गई और उसने अपने अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर कहा, आप मुझे खरगोश क्यों बुलाते हो? मैं तो इतनी प्यारी हूँ ना। अश ने उसे परेशान करने के लिए कहा, प्यारी? खरगोश की तरह आगे के दांत देखो कैसे बड़े बड़े हैं और कान भी इतने बड़े, एक हाथी को शेड मिल जाए। दिलकश ने अश की बाह पकड़ी और कहा, ऐसे नहीं बोलो हिटलर, मुझसे शादी कौन करेगा फिर? ये सुनते ही अश की नज़रें एकदम से दिलकश के चेहरे पर गई और उसने दिलकश को चिढ़ाते हुए कहा, मैं कर लूँगा। दिलकश ने झट से ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ उससे शादी करूँगी जो नमाज पढ़ना जानता होगा। दिलकश ने तो ये बात नादानी में कही थी, पर इस बात ने कहीं ना कहीं अश को ट्रिगर कर दिया था। ये बात उसके ईगो, दिल, दिमाग और इनर पीस पर लगी थी।
आशा के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, उसे अपना गला कुछ सूखा सा लग रहा था, पर फिर भी उसने अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा, मतलब तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चली जाओगी? दिलकश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आप अकेले नहीं रहोगे, मैं यही रहूंगी और वो वही रहे, और वो वहां से आ नहीं सकता ना, वो तो एक मिलियनियर और एक ड्रामा वाला एक्टर है ना। ये सुनते ही आशा ने राहत की एक सांस ली और कहा, चलो अभी आराम कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। बोलकर वो उठने लगा था, पर दिलकश ने आशा का हाथ पकड़कर उसे वापस अपने पास बैठा लिया और कहा, नहीं जाओ, मुझे मुझे चेंज करना है और मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। आशा ने दिलकश की पप्पी आइज को देखा, फिर वो दिलकश को वॉशरूम में छोड़कर गेट के बाहर ही खड़ा हो गया था। थोड़ी देर बाद दिलकश वॉशरूम से बाहर आए और बेड पर बैठकर उसने आशा से अपने बालों में चंपी करने को कहा। आशा उसके बालों में चंपी तो कर रहा था, पर कहीं ना कहीं अभी भी उसका दिमाग दिलकश की बोली बातों पर अटका हुआ था। आशा बस अपने अंदर चले रहे उस तूफान को शांत करना चाहता था जो दिलकश के कहे शब्दों की वजह से उसके दिमाग में चल रहा था। आशा ने दिलकश के बालों में चंपी करते हुए पूछा, दिलक, अगर कोई ऐसा नहीं मिला जो तुम्हारी शर्तों पर खड़ा ना उतरा तो? दिलकश आशा की तरफ मुड़ी और उसने आए विंक करके कहा, तो दुनिया गोल है हिटलर, बहुत लोग हैं दुनिया में, एक ना एक तो होगा ही। तभी आशा के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया और वो बेड से उठा। आशा ने दिलकश की नोटबुक से एक पेज निकाला और उस पर कुछ लिखने के बाद उसने उस पेज को दिलकश की तरफ बढ़ाकर कहा, साइन करो दिलकश ने आशा से कोई सवाल नहीं किया और जल्दी से बड़े सुंदर और सलीके से उसने अपने साइन उस पेज पर कर दिए। ये साइन दिलकश को आशा ने ही करने सिखाए थे। साइन करने के बाद दिलकश उस पेज पर जो लिखा था उसे पढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर उसे वो भाषा समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि आशा ने वो इटालियन भाषा में लिखा था। दिलकश ने कन्फ्यूजन से उस पेज को देखते हुए पूछा, लेकिन ये भाषा कौन सी है हिटलर? कोई बॉयफ्रेंड या निकाह नहीं जब तक दिलकश कुरैशी अहमद 30 साल की नहीं हो जाती हैं। बोलते हुए आशा अपने 32 के 32 चमकते हुए दांत दिलकश को दिखा रहा था। अब मुझे आशा को याद दिखाना पड़ेगा कि दिलकश पहले ही उसकी बेबी बेगम है। टेंशन मत लेना आप सब, मैं 1 से 2 चैप्टर के अंदर इसे सब याद दिला दूंगी। आशा की बात सुनकर दिलकश की बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से फैल गई और उसने आशा को घूरते हुए कहा, हिटलर। आशा ने तिरछा मुस्कुराते हुए दिलकश की तरफ आई विंक की और उसके दिलकश के माथे को चूम कर कहा, मैं अपने कमरे में हूं और तुम आराम करो दिलकश ने गुस्से में कहा, आई हेट यू हिटलर। आशा ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, ओ माय क्यूटी पाई। बोलकर वो भागकर अपने कमरे में चला गया था। 26 हिटलर, मैं आपकी बात कभी नहीं टालती हूँ। अगला पूरा हफ्ता दिलकश को हैवी फ्लो आया था और इस वजह से आशा को बिल्कुल भी शांति नहीं मिली थी। वो दिलकश के लिए बहुत परेशान था, जिस कारण उसने डॉक्टर को कॉल किया और फिर से उन पर सवालों की बौछार कर दी थी और डॉक्टर आशा से इतनी परेशान हो गई थी कि क्या ही बताए। दूसरी चीज, दिलकश रोज स्कूल भी जा रही थी, जिस कारण थोड़ी ज्यादा परेशानी हो रही थी, पर आज दिलकश का अकेडमिक ईयर का आखिरी दिन था और कल से छुट्टियां शुरू होने वाली थी। आशा इस वक्त दिलकश को लेने स्कूल आया था। सभी बच्चे स्कूल से बाहर आ रहे थे। बच्चों की भीड़ में ही दिलकश ने आशा को देखकर अपना हाथ हिलाया, वही आशा के चेहरे पर उसे देखकर हमेशा की तरह छोटी सी मुस्कान आ गई थी। दिलकश भागते हुए उसके पास आए और उसने खुशी से कहा, हिटलर कल से छुट्टी। ये बोलकर वो आशा के गले लग गई थी और उसने अपने हाथों को आशा की कमर पर लपेट दिया था। तभी दिलकश की हिस्ट्री टीचर वहां आई और उन्होंने आशा और दिलकश का मोमेंट खराब कर दिया था। दिलकश की टीचर आशा को देखकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हेलो, आप दिलकश की गार्जियन हैं, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? आशा ने दिलकश की टीचर को देखा और उसे समझ आ रहा था कि वो क्यों आई है या क्या चाहती है। ऐसा नहीं था कि आशा जजमेंटल था, पर वो इस तरह की लड़कियों को अच्छे से जानता था और यह सब उसकी पहले की बुरी आदतों का नतीजा था, जिन्हें उसने दिलकश के अपनी जिंदगी में आने के बाद से छोड़ दिया था। दिलकश की टीचर ने आशा को कुछ इशारा किया और उन्होंने आशा की शर्ट की पॉकेट में एक स्लिप जैसी चीज रखी। ये देखने के बाद दिलकश ने पहले आशा के चेहरे को देखा, जिस पर कोई भाव नहीं थे, फिर उसने अपनी टीचर की सेडक्टिव बॉडी लैंग्वेज को देखा। अचानक दिलकश ने जोर जोर से ताली बजाना शुरू किया तो सभी का ध्यान उसकी तरफ खींचा चला गया था। दिलकश ने सभी को देखते हुए कहा, अटेंशन प्लीज। तो ये है मेरे गार्जियन जिन्हें आज अपनी खोई हुई बहन मिल गई है। और इसी के साथ दिलकश ने सभी को 2 बिछड़े भाई और बहन की ऐसी कहानी सुना दी जो सभी के दिल को छू गई थी। आशा तो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, वही दिलकश की हिस्ट्री टीचर गुस्से में इस तरह से आग बबूला हो गई थी कि वो कभी भी फट सकती थी। एक सीनियर लड़की ने सुझाव देते हुए कहा,
मैम आप अपने इतने वक्त से बिछड़े हुए भाई को राखी क्यों नहीं बांध देती हैं? दिलकश ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिलाया और इनायत को कुछ इशारा किया। वही अर्शद तो अभी भी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए दूसरी तरफ देख रहा था। अब अल्लाह ही जाने कहाँ से इनायत राखी का जुगाड़ करके लाए और उसने वो दिलकश को दे दी। दिलकश ने जाकर अपनी टीचर को हक किया और जबरदस्ती अर्शद के हाथ पर सभी के सामने रखी बंधवा दी थी। इस एक पल के लिए तो अर्शद को दिलकश से प्यार हो गया था। उसने ये सब करते वक्त दिलकश को बिल्कुल नहीं रोका था और जो वो कर रही थी वो करने दिया था। जब दिल और इनायत साथ हो तो दोनों दुनिया तबाह कर सकती है। कुछ देर बाद अर्शद दिलकश और इनायत के साथ कार में था। दिलकश और इनायत तो अपनी थोड़ी देर पहले वाली हरकत पर हंसे जा रही थी और अर्शद उनकी बातें सुनकर बस मुस्कुरा रहा था। इनायत के अम्मी और अब्बू शहर से बाहर गए थे, जिस वजह से अर्शद ने सबसे पहले इनायत को छोड़ा। उसके बाद वो दिलकश को लेकर एक रेस्टोरेंट में आया। दिलकश अर्शद के साथ रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए कुछ न कुछ बोले जा रही थी। अर्शद ने धीरे से कहा, शैतान लड़की। अर्शद और दिलकश हाथ पकड़े रेस्टोरेंट में आए। तभी अर्शद की नज़र अल्फेज पर पड़ी जो किसी लड़की के साथ डेट पर आया था। अर्शद ने अल्फेज को एक नज़र घूरा और वो दिलकश को लेकर कॉर्नर वाली टेबल पर आया। अर्शद ने दिलकश की सभी फेवरेट डिशेज ऑर्डर की थी। अर्शद ने दिलकश के लिए हनी चिली पोटैटो, फ्रेंच टोस्ट, रसबेरी चॉकलेट, ग्रिल्ड मशरूम सैंडविच ऑर्डर किए थे और अर्शद की लाडली दिल की फरमाइश थी कि अर्शद उसे अपने हाथ में खिलाए। दिलकश की बात मानकर अर्शद उसे अपने हाथ से हनी चिली पोटैटो खिलाने लगा था। वही कुछ लोग उन दोनों को अजीब नज़रों से देख रहे थे, पर अर्शद इस तरह से रिएक्ट कर रहा था जैसे वो लोग इस दुनिया में हैं ही नहीं। खाना खाने के बाद अर्शद ने दिलकश के बालों की तरफ देखा। उसकी हेयर स्टाइल पूरी तरह से खराब हो गई थी। अर्शद ने दिलकश से पूछा, खरगोश आइसक्रीम खाओगी? दिलकश ने मुंह बनाया और खड़े होते हुए कहा, नहीं, आज मन नहीं है। आप घर चलो, मुझे नींद आ रही है। अर्शद ने उसे देखते हुए कहा, रुको दिल, मैं बिल तो क्लियर कर दूं। दिलकश ने हाँ कहा। तभी उसकी नज़र अल्फेज पर गई जो उससे छुपने की कोशिश कर रहा था। दिलकश ने अल्फेज को छुपते देख चिल्ला कर कहा, हिटलर अल्फेज भाई छिप रहे हैं। ये सुनते ही सबका ध्यान अल्फेज की तरफ चला गया था। वही अर्शद ने अपने माथे पर हाथ रख लिया था। अर्शद ने दिलकश की बाह पकड़ी और उसे बाहर ले जाते हुए कहा, चलो दिल, तुम्हें नींद आ रही थी ना, चलो। बोलते हुए वो दिलकश को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर आया। कुछ समय बाद अर्शद ने दिलकश को पेंट हाउस छोड़ा और वो अपने ऑफिस चला गया था। 2 घंटे बाद इस वक्त अर्शद अपने केबिन में बैठा कोई केस स्टडी कर रहा था। तभी अल्फेज मिठाई के डब्बे को लेकर उसके केबिन में आया। अर्शद ने अल्फेज को बोरियत भरे लहजे में देखते हुए उससे पूछा, अब किसको बेवकूफ़ बना लिया तूने? अल्फेज ने मिठाई का डब्बा खोलते हुए कहा, मेरी छोड़, अपनी बता, अपनी नहीं दिल की। इतनी बड़ी खुशखबरी तूने मुझसे कैसे छुपा ली? बोलते हुए अल्फेज ने डब्बे से मिठाई निकाली और अर्शद को खिलाई। अर्शद ने नासमझी से अल्फेज को देखते हुए उससे पूछा, कौन सी खुशखबरी? अल्फेज ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जो तूने दिल से मुझे बताने को मना किया था। मतलब यार, मैं इतना सौतेला हूँ क्या? ये तो अच्छी बात है ना। दिल आगे बढ़ रही है, बड़ी हो रही है। मैं उसके भाई जैसा हूँ। मैं सच में तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ यार। ये सुनते ही अर्शद की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो सोचने लगा कि दिल ने अपने पीरियड्स के बारे में अल्फेज को बता दिया क्या? बेवकूफ़ खरगोश। अर्शद ने अल्फेज को घूरते हुए सर्द आवाज में कहा, अल्फेज दूर रहे इस मामले से, और दिल बच्ची है। उसने बता दिया तो तूने सुन कैसे लिया? एक बच्ची से ऐसी बात करते हुए। अल्फेज ने अजीब नज़रों से अर्शद को देखते हुए कहा, तू पागल है। मुझे क्यों शर्म आएगी? इसमें शर्माने की क्या बात है? और वो बच्ची इतनी भी बच्ची नहीं है। ये सुनते ही अर्शद का गुस्सा बढ़ गया और उसने अपने दोनों हाथों की कसकर मुठ्ठियां बना ली थी। अर्शद ने अपने जबड़े को कसते हुए कहा, अल्फेज, इससे पहले तू पी जाए, दफा हो जा यहाँ से। अल्फेज ने बुरा सा मुंह बना लिया और वो बड़बड़ाते हुए बाहर जाने लगा, यह पागल है। अब दिल ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आए हैं और मैं खुश भी ना हूँ खड़ूस। बड़बड़ाते हुए उसने मिठाई का डब्बा बंद किया और वो अर्शद के केबिन से बाहर चला गया था। शाम का वक्त। अर्शद अपना सारा काम खत्म करने के लिए शाम के 6 बजे पेंट हाउस पहुंच गया था। अर्शद ने अपनी गाड़ी पार्क की और वो जल्दी से पेंट हाउस के अंदर आया। अर्शद ने दिलकश को देखा जो बीटीएस सॉन्ग्स पर डांस कर रही थी। अर्शद को देखते ही दिलकश मुस्कुराए और उसने जाकर अर्शद को हक कर लिया था। अर्शद ने दिलकश से सर्द आवाज में कहा, बंद करो यह म्यूजिक। दिलकश ने अर्शद की बात मानकर तुरंत ही म्यूजिक बंद कर दिया था। अर्शद ने दिलकश का हाथ पकड़ा और वो उसे लेकर ऊपर कमरे में आया।
कमरे में पहुंचकर अशर ने बैग की तरफ अपनी उंगली से इशारा करके कहा, बैठो। दिलकश मुंह बनाकर बैग पर बैठी और उसने पूछा, क्या हुआ? आपकी नाक पर इतना गुस्सा क्यों है हिटलर? अशर ने अपनी भौहें चढ़ाई और सख्त आवाज में दिलकश से पूछा, तुमने अल्फेज से क्या कहा और कब कहा? अशर की आवाज़ सुनकर दिलकश हल्की सी कांप गई थी, क्योंकि अशर ने उससे इस तरह से कभी बात नहीं की थी, पर फिर भी उसने अशर को देखते हुए बेहद आराम से कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा और आज तो मेरी उनसे बात भी नहीं हुई। ये सुनकर अशर ने अपनी आंखें बंद कर कुछ गहरी सांसें ली। इस वक्त वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, जिस वजह से उसने खुद को शांत करने के लिए अपनी गर्दन को हल्का सा सहलाया। फिर अशर दिलकश के सामने आकर घुटनों पर बैठ गया और उसने दिलकश के नाजुक हाथों को अपने हाथों में लेकर बेहद प्यार से पूछा, मैंने जो बताने को मना किया था वो तुमने अल्फेज को बताया? दिलकश ने तुरंत ही ना में सर हिलाया और अशर से अपनी नजरें हटाकर वो नीचे देखने लगी थी। अशर ने दिलकश के चेहरे को अपने हाथों में लिया तो दिलकश अपनी नजरें उठाकर अशर को देखने लगी थी। अशर ने उसे देखते हुए कहा, इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है दिल, पर क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना भूल रही हो? तभी अशर ने ध्यान दिया कि दिलकश की आंखों में आंसू भर गए थे। अशर कुछ कहता तभी दिलकश एकदम से अपनी जगह पर उछली और उसने कहा, हाँ मैं ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट टाइम। अशर ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हाँ ये तो मुझे पता है। कोई और ही बात थी, लेकिन वो बात अल्फेज को कैसे पता? दिलकश ने सोचते हुए कहा, शायद इन्होंने बताया होगा, आजकल उसका अल्फेज भाई के घर आना जाना बहुत है ना। उसके अब्बू बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और उसकी अम्मी भी उसे अकेला छोड़कर उसके अब्बू के साथ चली गई है, तो वो इनू को अल्फेज भाई की अम्मी के पास छोड़कर गई है। आज से इनू उनके ही घर पर रहेगी। अशर ने हाँ में सर हिलाया और धीरे से कहा, अच्छा। तभी यह अल्फेज सुबह इनायत को स्कूल छोड़ने आया था। दिलकश ने भी अशर की बात पर हाँ में सर हिलाया। अशर उठकर खड़ा हुआ और वो जाने के मुड़ा तभी दिलकश ने उसकी बाह पकड़ी। अशर ने मुड़कर दिलकश को देखा। दिलकश ने प्यारा सा चेहरा बनाकर कहा, हिटलर मैं आपकी बात कभी नहीं टालती हूँ। मुझे पता है खरगोश, बस डर लगता है। कहकर उसने दिलकश के माथे को चूम लिया था। दिलकश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? मुझे क्या होगा? जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ नहीं हो सकता है। उसकी बात सुनकर अशर मुस्कुरा दिया और वो अपने मन में सोचने लगा कि उसके रहते हुए उसकी खरगोश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अशर ने दिलकश के गालों पर हाथ रखते हुए सोचा कि दिल उसके लिए एक खजाने ट्रेजर की तरह है। उसकी बेनूर जिंदगी के लिए दिल वो खजाना है जिसे उसे इस बुरी दुनिया से बचाना है। तभी अशर ने कहा, हिटलर गेम खेलने के लिए आपका फ़ोन दो ना। दिलकश की आवाज़ सुनकर अशर अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने दिलकश को अपना फ़ोन दिया। दिलकश उसके फ़ोन में गेम खेलने लगी थी। अशर ने उसे देखते हुए अपने मन में कहा, माय ट्रेजर। 27 दिल का पहला प्यार धमकी। अगला दिन अल्फेज दोपहर के वक्त ऑफिस से वापस लौटकर अपने घर के अंदर आया और उसने अपनी अम्मी को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा। अल्फेज ने अपनी अम्मी के सामने जाकर मुस्कुराते हुए उनके माथे पर चूम कर कहा, अम्मी आप क्यों मेरा रोज इंतजार करती हो? मैं कर लूँगा खाना गर्म और खा भी लूँगा। अल्फेज की अम्मी ने उसकी बाह पर हल्के से मारा और किचन में जाते हुए कहा, हाँ फिर किचन को पूरा सजा कर रख देगा मेरे लिए। एक प्लेट भी नहीं मिलती है तुझे। ये सुनते ही अल्फेज ने अपनी अम्मी को हैरानी से देखते हुए कहा, कोई इज्जत ही नहीं है मेरी? इज्जत के लायक कोई काम है तुम्हारे? अल्फेज ने अम्मी ने किचन से ही उससे पूछा। अल्फेज मुंह बनाते हुए अपने कमरे की तरफ आया और उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, पर दरवाज़ा नहीं खुला क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। अल्फेज वापस अपनी अम्मी के पास आया और उसने पूछा, अम्मी मेरा कमरा आपने किसको दे दिया? कौन है मेरे कमरे में? अरे हाँ, वो इनायत है तेरे कमरे में। बताया था ना वो कुछ दिनों तक यहीं रुकेंगी। तू जाकर स्टोर रूम से अपना पुराना वाला पजामा पहन ले। अल्फेज ने शिकायत भरे लहजे में कहा, वो मुझे नहीं आते हैं अम्मी। चुपचाप दफा हो अल्फेज, वरना मैं खाना नहीं दूंगी तुझे। अल्फेज की अम्मी ने उसे घूरते हुए कहा और अल्फेज अपने पैर पटकते हुए वहां से जाने लगा। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और वो अपने घर के बाहर आया। क्योंकि अल्फेज का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था, अल्फेज चढ़कर अपने कमरे की बालकनी में आया और अपने कमरे में गया। अल्फेज ने इनायत को देखा जो बेड पर सुकून से सो रही थी। अल्फेज दबे पांव अपने कमरे में मौजूद अलमारी के पास आया और उसने अलमारी से एक डरावना मुखौटा निकाला। अल्फेज ने अपनी शर्ट की स्लीव्स को मोड़ते हुए बेहद धीमी सी आवाज में कहा, मेरी नींदें उड़ाकर खुद सो रही हैं, अभी बताता हूँ तुम्हें। बोलते हुए वो अपने खुराफाती आइडिया पर तिरछा मुस्कुराता है।
इनायत डर के कारण कमरे की लाइट्स चालू कर सो रही थी, पर अल्फेज ने सारी लाइट बंद कर अपने फोन पर कोई डरावनी सी धुन चला दी। डरावनी आवाजें सुन इनायत एक झटके से उठकर बैठ गई। इस वक्त वो बुरी तरह से डरी हुई थी, फिर भी हिम्मत कर वो बेड से उठ लाइट चालू करने के लिए स्विच बोर्ड को ढूंढने लगी थी, पर अंधेरे में उसे स्विच बोर्ड मिल ही नहीं था। अब इनायत और ज्यादा डर गई और वो दीवार का सहारा लेते हुए दरवाजे को खोलने के लिए जाने लगी थी। अचानक से किसी ने इनायत का पैर पकड़ लिया, जिस वजह से इनायत बुरी तरह से डर गई और वो डरते हुए चीखने चिल्लाने लगी थी। इनायत की आवाज़ सुनकर अल्फेज की अम्मी आई और वो अल्फेज के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगी थी। अल्फेज ने जाकर कमरे की लाइट चालू कर दरवाज़ा खोला और अपनी अम्मी से कहा, ले जाए अपनी बहादुर को। जरा सी आवाज़ से डर गईं। जहां इनायत डर के कारण बुरी तरह से रो रही थी, वहीं अल्फेज उसे देखते हुए हंस रहा था। अल्फेज की अम्मी ने उसे घूरा क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती थी, पर इस वक्त उन्होंने अल्फेज को सबक सिखाने से ज़्यादा ज़रूरी इनायत को संभालना समझा और उन्होंने इनायत के आंसू साफ करते हुए कहा, नहीं मेरे बच्चे रोते नहीं, आजा तू मेरे साथ, ये तो है ही गवार। बोलते हुए उन्होंने इनायत को गले लगा लिया। वहीं इनायत अपनी तिरछी नज़रों से अल्फेज को घूर रही थी। दूसरी तरफ अशक का पेंट हाउस। दिल कहाँ हो? बोलते हुए अशक दिलकश को ढूंढ रहा था और वो अभी अभी अपने ऑफिस से लौट कर आया था। अशक ने दिलकश को किचन में, उसके कमरे में, स्टोर रूम में, अपने कमरे में सब जगह ढूंढा, पर उसे दिलकश नहीं मिली। आखिर में वो अपने घर के गार्डन में आया और उसने दिलकश को देखा जो जमीन पर बैठी हुई थी। दिलकश ने अपनी गोद में एक छोटा सा चिक रखा था, जिसके सर पर दिलकश ने एक फूल को उल्टा कर रखा था, जिस कारण वो फूल उस चिक के सिर पर किसी टोपी की तरह लग रहा था। आशा आकर दिलकश के पास जमीन पर बैठ गया और उसने पूछा, ये कौन है? अशक को उस चिक के पास से कुछ जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। दिलकश ने अशक को देख मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पहला प्यार। अशक ने हल्का सा हंसकर दिलकश के बालों पर किस करके कहा, और कहाँ मिला ये तुम्हें? ये सुनकर दिलकश बड़े प्यार से मुस्कुराए और उसने अशक को जवाब दिया, यही झाड़ियों में। अशक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब अंदर चलो, शाम होने वाली है। बोलकर उसने अशक खड़ा हुआ और उसने दिलकश के सामने अपना हाथ बढ़ाया। दिलकश ने बड़े ही आहिस्ता से उस सोते हुए चिक को एक छोटे से डब्बे में सुला दिया, जिसे वो पेंट हाउस से लाई थी। साथ ही उस डब्बे में दिलकश ने अपना भी रुमाल रखा था, ताकि वो उसे चिक के लिए एक चादर की तरह इस्तेमाल कर सके। दिलकश ने अशक का हाथ थामा और वो उठ खड़ी हुई। दोनों साथ में अंदर गए, पर अंदर जाने से पहले दिलकश ने डब्बे को गार्डन और किचन के जुड़े हुए दरवाजे पर रख दिया था। पेंट हाउस के अंदर आकर दिलकश अपने कमरे में चली गई, वही अशक भी अपने कमरे में चला गया था। अशक ने अपनी शर्ट उतारी और वो शॉवर लेने के लिए बाथरूम में जाने लगा, पर जैसे ही उसने बाथरूम में कदम रखा उसका पैर फिसल गया। फिर भी अशक ने खुद को गिरने से संभाल लिया था। अशक ने देखा कि उसका बाथरूम इस वक्त बबल्स और फोम से भरा हुआ था। ये सब देख अशक ने चिल्लाकर कहा, दिल, यहाँ आओ अभी। कुछ ही पलों में दिलकश भागती हुई अशक के कमरे में आई और बाथरूम के दरवाजे पर खड़े अशक को देख उसने बेहद मासूम सा चेहरा बना लिया था। अशक ने दिलकश को अपने पास बुलाया और उसके किए कारनामे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये सब क्या है? दिलकश ने बेहद मासूमियत से जवाब दिया, बाथरूम। अशक ने दिलकश को घूरते हुए कहा, ओह थैंक्स फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी बंद करूं तुम्हें डार्क रूम में? ये सुनते ही दिलकश का मुंह बन गया और उसने नाटक करते हुए कहा, मतलब दुनिया में जो भी गलत होगा तो क्या वो सब मैंने किया है? आखिर मेरी गलती क्या है? इंसान हो ना। दिलकश का नाटक देखकर अशनेना में सर हिलाकर उसे एक हाथ से उठाकर कमरे में मौजूद टेबल पर बैठा दिया और अपनी आंखें छोटी कर उसे देखते हुए पूछा, तुमने अपनी चिक को मेरे बाथरूम में क्यों नहलाया? दिलकश ने हाँ में सर हिलाकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो नहाने को कह रहा था ना। अशक ने बड़े ही हल्के से दिलकश के सिर पर टिपली मारी और कहा, अब जाओ और बाथरूम साफ करो। बोलकर उसने दिलकश को टेबल से नीचे उतारा। दिलकश ने एक नज़र अशक को घूरा, फिर वो अपने पैर पटकते हुए बाथरूम साफ करने चली गई थी। थोड़ी देर बाद दिलकश ने जो कारनामा किया था उसे साफ करने के बाद वो बाथरूम में बाहर आए और उसने अशक को देखा, जो इस वक्त बेड के पास खड़ा अपने फ़ोन पर कुछ टाइप कर रहा था और उसने अभी तक शर्ट नहीं पहना था। वो शर्टलेस ही खड़ा हुआ था। दिलकश ने अपने कदम गेट की तरफ बढ़ाए और चलते हुए कहा, हिटलर हो गया। तभी अशक ने उसे कहा, दिल मेरी टी और स्वेटपैंट्स निकाल दो। ये बोलते हुए अशक को खुद एहसास नहीं था कि उसने क्या कहा। असल में वो दिलकश को कभी ऑर्डर नहीं देता था और अपने काम के लिए तो कभी नहीं।
हाँ, कभी कभी जब दिलकश कोई गंदगी करती थी तो अश वो दिलकश से ही साफ करवाता था ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे, पर इस तरह से अपने कपड़े निकालना या अतिरिक्त काम उसने कभी दिलकश ने नहीं कराए थे। दिलकश ने अश की बात मानकर हाँ में सिर हिला, उसके कपड़े निकाल कर बेड पर रख दिए थे। वही अश अब तक शॉवर लेने जा चुका था। दिलकश ने टेबल से अश का टैब उठाया और वो अश के कमरे में बेड पर लेटकर कार्टून देखने लगी थी। कुछ मिनट बाद ही दिलकश गहरी नींद में सो गई थी। अश शॉवर लेकर बाथरूम से निकल अपने कमरे में आया और अपने कपड़े लेकर वो वापस बाथरूम में चला गया था। कपड़े पहनकर अश वापस कमरे में आया और उसकी नज़र अपने बेड पर सोती हुई दिलकश पर पड़ी। अश ने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, कितनी बार मना किया है दिल से, यहाँ मत सोया करो। बोलते हुए वो बेड के पास आया और उसने दिलकश को डूबेट से अच्छे से कवर कर दिया था। अश को ऐसी कोई भी हरकत या बर्ताव पसंद नहीं था जिसके कारण दिलकश के दिमाग में आज या आगे कभी भी कोई गलत विचार आए। उसकी नज़र में दिलकश अभी भी छोटी ही थी और वो यह नहीं चाहता था कि भविष्य में भी दिल उसे गलत समझे या दिलकश को कभी लगे कि अश ने उसकी मासूमियत, उसके भोलेपन या उसकी कम उम्र का फ़ायदा उठाया था, और यह वो वैसे भी कभी नहीं कर रहा था। दिलकश टैब पर कार्टून देखते हुए ही सो गई थी और टैब चालू ही था। अश टैब बंद करने लगा तभी उसका फ़ोन बजा। अश ने नाइट स्टैंड से अपना फ़ोन उठाया और टैब बंद करते हुए पूछा, कौन? क्योंकि फ़ोन किसी अनजान नंबर से आया था। दूसरी तरफ से आवाज़ आए, अश अहमद, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? आखिर मैं तुम्हारी बर्बादी की इकलौती वजह हूँ। ये बात सुनते ही अश का खून खौल उठा था। भले ही फ़ोन करने वाले ने वॉइस चेंजर का इस्तेमाल किया था, पर अश को समझ आ गया था कि कॉल करने वाला ये शख्स कौन था। अश ने एविल स्माइल करते हुए ऑन कॉल कहा, तुम्हें और कोई काम नहीं है जो लौट फिर कर मेरे पास आ मरती हो? इतना तो भिखारी भी भीख नहीं मांगते। ये सुनते ही कॉल के दूसरी तरफ वाला शख्स भी गुस्से में आग बबूला हो उठा था, पर उसने अपने गुस्से को शांत कर चाल चलते हुए कहा, मैं जानती हूँ अश कि तुम्हारे अब्बू को किसने मारा था। इस बात ने कहीं ना कहीं अश को ट्रिगर किया था और दिलकश की नींद खराब ना हो, जिस वजह से वो बालकनी में आ गया और उसने बेहद गुस्से में ऑन कॉल कहा, तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें बस ये याद दिलाना चाहती हूँ अश कि अब से तुम थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि वो क्या है ना, दिल अभी बच्ची है और तुम दोनों निकाह में हो। सोचो अगर यह बात दुनिया को पता चली गई तो। कॉल के दूसरी तरफ से उस शख्स ने कहा। ये सुनते ही बेहद खतरनाक आवाज में कहा, यो फक हैश बस हैश आई विल किल यू। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं नहीं डरता तुमसे और दुनिया मेरा तमाशा देखेगी उसका मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन याद रखना तुम्हारी मौत से इबरत सीख हासिल होगी मुझे। अश ऐसा इंसान नहीं था जिसके साथ कोई खेले या खिलवाड़ करे। भले ही वो फ़ोन पर बात कर रहा था, पर उसने बालकनी में काउच पर बैठे हुए इस नंबर को अपने लैपटॉप पर टाइप कर लिया था और अब सामने वाले शख्स की लोकेशन उसकी नज़रों के सामने थी। दूसरी तरफ से उस शख्स ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी यही अदा तो मुझे बहुत पसंद है। अश इधर अश ने एविल स्माइल करते हुए कहा, अभी और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें पसंद आएगा। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया था। 28 साथ में मरेंगे, अगर बच गया तो सुसाइड कर लूंगा। मैं प्लॉट तो ऐप शुरू होता है। जब से अश को उस अनजान शख्स की तरफ से आखिरी कॉल आया था, अश ने अपने आप को हर तरह के हमले के लिए तैयार और मजबूत कर लिया था। अश को अच्छे से पता था कि उसकी ज़िंदगी कभी भी इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि कोई ना कोई उसके पीछे है जो उसे बर्बाद करने के लिए साजिशें कर रहा था। इस तरह के खतरों की अश को आदत थी, पर दिलकश को नहीं। वो इस समय इन सब चीज़ों से अनजान थी और अब अश दिलकश की सुरक्षा का खास ख्याल रख रहा था। इस वक्त अश अपने टीम मेंबर्स के साथ एक बैंक पर नज़र रख रहा था। अश अपनी गाड़ी में दिलकश के साथ बैठा हुआ था और उसके बाकी साथी भी बैंक से थोड़ी दूरी पर अपनी गाड़ियों में बैठे हुए थे, क्योंकि अश अब दिलकश को अकेले पेंट हाउस में नहीं छोड़ सकता था, जिस कारण वो दिलकश को अपने साथ ही लाया था। दिलकश उसके पास पैसेंजर सीट पर बैठी कुरान के कुछ वर्सेस को उनके अनुवाद ट्रांसलेशन के साथ पढ़ रही थी, जो कि उसका हॉलिडे होमवर्क था। दिलकश ने एक बार फिर वो पूरा वर्स पढ़ा। उसे यह वर्स समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो अश की तरफ मुड़ी। अश ने दिलकश को देखा और नामे सर हिला दिया। उसे समझ आ रहा था कि दिलकश क्या कहना चाहती है। अश ने वापस अपनी नज़रें बैंक की तरफ करी और कहा, यह मेरा सब्जेक्ट नहीं है दिल। दिलकश ने अश को देखते हुए कहा, हिटलर ऐसे नहीं बोलते, प्लीज़ मुझे ये समझा दे। दिल, मैंने कहा ना, यह मेरे लिए नहीं है। मैं नहीं समझा सकता। और होमवर्क किसका है, मेरा या तुम्हारा, खुद समझो। बोलते हुए अश एक अजीब से आदमी को देख रहा था जो बैंक से बाहर आ रहा था।
आशा ने अल्फेज को इशारा किया कि अल्फेज जाकर उस आदमी का पीछा करे। तभी दिलकश उस वर्स को तेज आवाज में बोलने लगी थी। हमारे साथ वही होगा जो अल्लाह ने तय कर दिया है। वह हमारा मालिक है। ईमान वालों को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। जीवन में हमारे साथ कुछ न कुछ होता रहता है और उस खास पल में हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये धारणा कि ऐसा किसी कारण से हुआ हमें अपने जीवन में सशक्त बनाती है और हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और इन सब का क्या अर्थ निकालते हैं, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। हम समापन की तलाश करते हैं, हालांकि ज्यादातर नुकसान के मामलों में, और कारणों को जानना हमें संतुष्ट करता है। लेकिन कभी कभी समापन की तलाश में ये जानने का विश्वास और सांत्वना कि नुकसान के पीछे कोई कारण जरूर होगा हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। आशा ने दिलकश का बोला वह सुना लिया था। दिलकश ने आशा को देखते हुए कहा, हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है हिटलर। आशा ने गाड़ी से बाहर बैंक की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर उसकी मर्जी से सब होता तो इतना बुरा होता क्या। मुझे लगता है कि हर चीज इंसान के खिलाफ बनाई गई है, इसकी कोई वजह नहीं है। दिलकश ने नामे सर हिलाकर कहा, नहीं हिटलर, ऐसा नहीं है। हर चीज, हर इंसान का किरदार वाज़े है। सबके साथ वही होता है जो अल्लाह चाहता है और हर चीज के पीछे एक वजह होती है। दिलकश तो आशा को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर आशा ने उसकी बात समझने के बजाय कड़वाहट से मुस्कुराकर कहा, लोगों का बेमौत मरना, किसी की जिंदगी बर्बाद होना, सबके पीछे अगर वजह होती है तो क्या उन चीजों को रोका नहीं जा सकता। अब देखो वो छोटा सा नुकीला पत्थर, उसका बीच सड़क पर पड़े रहना, उसके पीछे भी कोई वजह होगी, है ना। दिलकश ने एक नज़र उस पत्थर को देखने के बाद आशा को देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल हिटलर, सब कुछ अल्लाह अपने हिसाब से करता है और वो जो करता है अच्छा ही करता है। हम इंसान इतने अक्लमंद नहीं जो उसके मंसूबे समझ पाए। क्या पता वो कब किसे कैसे आजमाए और जन्नत में भेज दे। आशा ने धीरे से कहा, हम जिंदगी नर्क है और जन्नत में जाएंगे हम। आशा को कभी भी ऊपर वाले में या किसी चमत्कार में विश्वास नहीं था। वही आशा के बाकी साथी सड़क के दूसरी तरफ एक गाड़ी में थे। रिजवान ने आशा को कॉल किया और कहा, आशा भाई उतरो अपनी गाड़ी से और उस वॉचमैन को बातों में उलझाओ, सारे काम मैं ही करूं। आशा ने गहरी सांस लेकर कहा और गाड़ी से उतर वो वॉचमैन के पास जाकर उसे बातों में उलझाने लगा था। इधर दिल को अच्छे से पता था कि जब तक आशा नहीं आता उसे गाड़ी से ही बैठना है और गाड़ी लॉक भी नहीं थी। आशा बैंक के बाहर खड़ा वॉचमैन का ध्यान भटकाने के लिए उससे बात कर रहा था, साथ ही उसका ध्यान अपनी गाड़ी पर भी था। दिल गाड़ी में बैठी कुरान के उन्हीं वर्सेस को बार बार दोहरा रही थी और उसने अपने कान में आशा के एयरपॉड्स भी लगा रखे थे। इस वक्त सड़क पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। वॉचमैन से बातें करते हुए अचानक ही आशा का ध्यान एक ट्रक की तरफ गया जो कि ओवरलोडेड था। ट्रक जितना पास आ रहा था आशा देख रहा था कि ज्यादा वजन के कारण ट्रक का संतुलन बिगड़ रहा था। कुछ ही देर में ट्रक का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया था। ड्राइवर ट्रक को यूं ही सड़क पर छोड़ खिड़की से कूद गया था और अब ट्रक सड़क पर आगे बढ़ रहा था। ये देखते ही आशा और उसके साथियों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी और एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गई थी, क्योंकि वो ट्रक सीधा आशा की गाड़ी की तरफ आ रहा था और गाड़ी में दिलकश अकेली बैठी हुई थी जिसका सारा ध्यान टैब पर था। आशा दिलकश को आवाज देते हुए अपनी गाड़ी की तरफ भागा, पर ईयरपॉड्स के कारण दिलकश को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। अचानक आशा के कदम अपनी जगह पर रुक गए थे, क्योंकि वो ट्रक आशा की गाड़ी से थोड़ी ही दूरी पर था, पर अगले ही पल आशा दोबारा पूरी तेजी के साथ अपनी गाड़ी की तरफ भागा। आशा ने गाड़ी का गेट खोल दिलकश का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी से उतारने लगा। उस ट्रक को देख दिलकश भी डर गई थी। अचानक दिलकश चिल्लाए और उसने कहा, हिटलर, मेरा ब्रेसलेट। आशा ने दिलकश को गाड़ी से उतारते हुए कहा, छोड़ो उसे, दूसरा ले लेना। दिलकश वापस गाड़ी से गई और उसने कहा, नहीं, आपने मेरे बर्थडे पर दिया था। ये सुनते ही आशा ने दिलकश को हैरानी से देखा, पर साथ ही वो दिलकश को लगातार गाड़ी से उतारने की कोशिश कर रहा था, जो गियर और सीट के बीच फंसे अपने ब्रेसलेट को निकालने की कोशिश कर रही थी। वही ट्रक जो आशा की गाड़ी की तरफ ही आ रहा था, उसने अचानक से ही टर्न लिया और वो एक झटके से रुक गया, पर फिर भी वो ट्रक आशा की गाड़ी से कुछ इंच ही दूर था। दिलकश ब्रेसलेट लेकर जैसे ही गाड़ी से उतरी, आशा ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। इस वक्त उसने दिलकश को काफी कसकर पकड़ा था। दिलकश को गाड़ी से बाहर निकालते वक्त भी उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, साथ में मरेंगे, अगर बच गया तो सुसाइड कर लूंगा। आशा और सभी उस चमत्कार पर हैरान थे कि वो ट्रक उस नुकीले पत्थर की वजह से रुक गया था जो रोड पर पड़ा था। उस नुकीले पत्थर की वजह से ट्रक का टायर फट गया और ट्रक हल्का सा टर्न लेकर एक झटके से रुक गया था। वही दिल के दिमाग में भी उस वक्त ये चल रहा था,
हिटलर का दिया हुआ ब्रेसलेट मेरी जान से बढ़कर है। अश के साथ ही उसके पास आए और उन्होंने अश और दिलकश के इर्द गिर्द एक गोला बना लिया था। वो सभी अश से कुछ बोल रहे थे या पूछ रहे थे, पर अश तो बस दिलकश को गले लगाए खड़ा था और उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसका दिमाग सुन्न था। वही दिलकश भी बुरी तरह से डर गई थी और उसने भी अश को कसकर पकड़ा हुआ था। कुछ ही पलों में अल्फेज भागते हुए वहां आया और उसने अश के कंधे पर हाथ रखा, जिस वजह से अश मानो होश में आया। अल्फेज ने गुस्से में अश से पूछा, भाई तू पागल है? वो तो अल्लाह ने खैर कर दी। ऐसा क्या था कार में जो तुम लोग बाहर ही नहीं आ रहे थे? अश ने सिर झुकाकर दिलकश को देखा और बेहद धीमी सी आवाज में कहा, दिल। दिलकश ने अश के मुंह से अपना नाम सुन सिर उठाकर उसे देखा, पर कुछ देर के पहले हुए वाकया के कारण वो डर से कांप रही थी और उसने अटकते हुए कहा, हिटलर की दी हुई ब्रेसलेट। अल्फेज उन दोनों को लेकर अपनी गाड़ी के पास आया और उन दोनों को गाड़ी में बैठाने के बाद अल्फेज ने दोनों को पानी पिलाया। भीड़ भी अब जाने लगी थी। अश तो अभी भी उस पत्थर की तरफ देख रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि दिलकश ने उसके गाल पर हाथ रखा है। अश ने दिलकश को देखा और कहा, हम। इस वक्त वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा था। दिलकश अभी भी सहमी हुई थी और उसने बेहद धीमी सी आवाज में कहा, घर चलो हिटलर, मुझे डर लग रहा है और चक्कर जैसे आ रहे हैं। अश ने दिलकश को वापस कसकर लगे लगाया और कहा, तुम सो जाओ, यहाँ मेरे पास सो जाओ दिल। बोलकर अश ने दिलकश को अपनी गोद में बैठा लिया। अश ने दिलकश का सिर अपने कंधे पर रखा और वो उसके बालों को सहलाने लगा था। कुछ ही देर में दिलकश गहरी नींद में सो गई थी और अल्फेज कार ड्राइव कर उन दोनों को पेंट हाउस छोड़ने जा रहा था। आज ये पहली बार था जब अश को महसूस हुआ कि उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। साथ ही किसी को खोने का डर भी उसे पहली बार महसूस हुआ था और यह चमत्कार भी। 29 सोचना भी मत बिना कपड़ों के सोने की। अश का पेंट हाउस। अश सोती हुई दिलकश को अपनी बाहों में उठाकर दिलकश के रूम में आया और उसने दिलकश को आराम से बेड पर लिटा दिया था। पर दिलकश को सुलाने के बाद भी अश उसे छोड़कर नहीं गया था, क्योंकि दिलकश को हल्का सा बुखार आ गया था और अश इस वक्त दिलकश के पास बैठा उसके सिर को सहला रहा था। अश ने एक डॉक्टर को बुलाकर दिलकश का चेकअप करने के लिए बुला लिया था और डॉक्टर कुछ दवाएं बताने के बाद चली भी गई थी। अश ने दिलकश का नाजुक हाथ पकड़ा और दिलकश के चेहरे को देखते हुए उसने धीरे से कहा, मेरी वजह से तुम डर गई दिल। बोलते हुए उसकी नजरें दिलकश के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। कुछ ही पलों में अल्फेज कमरे में आया और उसने नाइट स्टैंड पर सूप का बाउल रखकर कहा, तू मान क्यों नहीं लेता अश? वो अब तेरी आदत बन चुकी है। पता नहीं और ना ही मुझे जानना है क्या है और क्या नहीं। बस तू जा अल्फेज, बस जा यहाँ से। बोलते हुए अश की नजरें दिलकश के चेहरे पर ही थी। अल्फेज ने अश को देखते हुए एक गहरी सांस छोड़कर कहा, मैं नीचे हूँ, तुझे कुछ चाहिए तो बता देना। अश नहीं चाहता था कि कोई उसे इस तरह से कमजोर होते हुए देखे, जिस कारण उसने अपनी आंखें बंद कर खींचते हुए कहा, अल्फेज जाना यार। पर अल्फेज भी जिद्दी था। वो अपने दोस्त को इस तरह इस हालत में छोड़कर नहीं जाने वाला था और उसने तेज आवाज में अश से कहा, मैं नहीं जा रहा, तुझे इस हालत में छोड़कर सुन ले, फिर चाहे तू मुझे गोली ही क्यों ना मार दे। बोलकर अल्फेज नीचे चला गया था। अश ने अपनी आंखें खोली और उसने दिलकश को ब्लैंकेट से कवर करने लगा। तभी दिलकश ने धीरे से अपनी आंखें खोली। इस वक्त वो खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। अश ने दिलकश को चेहरे को देखते हुए कहा, दिल कुछ खा लो। दिलकश धीरे से उठी और अपने हाथों को अश की कमर पर लपेटकर उसने अपने शरीर का भार अश पर ही छोड़ दिया था। अश ने दिलकश के माथे को चूम नाइट स्टैंड से सूप का बाउल उठाया जो अल्फेज रख कर गया था। अश दिलकश को सूप पिलाने लगा ताकि वो उसे बाद में दवाई दे सके, पर दिलकश सूप पीने में नखरे कर रही थी और उसने कहा, मैं नहीं खाऊंगी कुछ भी और ना ही सूप पाऊंगी, मेरा मन नहीं है। अश ने बड़े प्यार से दिलकश से कहा, दिल प्लीज सूप पिलो। दिलकश ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। अब अश ने दिलकश के सामने हार मान ली और उससे पूछा, अच्छा बताओ क्या डिमांड है, मैं सब पूरी करूंगा। ये सुनते ही दिलकश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने झट से कहा, मुझे ना प्रिंसेस गाउन पहनना है और प्रिंस के साथ डांस करना है, और जब 12 बज जाए तो मुझे वहां से गायब होकर आइस स्केटिंग करनी है, वो भी पूरी रात, और जब सुबह हो जाए तो अपने प्रिंस के साथ नमाज फज्र अदा करनी है जैसे सब करते हैं। अश ने अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा, बहुत ज्यादा नहीं देखने लगी हो तुम के ड्रामा? दिलकश ने उदास सा चेहरा बनाकर कहा, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? दिलकश के बोले ये कुछ शब्द सुनते ही अश को ऐसा लगा कि जैसे वो इस कमरे में मौजूद हर चीज को तबाह या बर्बाद कर दे। अश ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कस एक लंबी गहरी सांस ली और सर्द आवाज में कहा, आई डरे यू दिल, अगर तुमने यही शब्द आज या फिर कभी फ्यूचर में कहे तो मैं तुम्हारे बाल काट दूंगा।
यह अश ने दिलकश को डराने के लिए कहा था क्योंकि दिलकश को अपने बालों से बहुत प्यार था। अश का ऑरा देख और सर्द आवाज़ सुनकर दिलकश डर से पीछे हो गई और उसकी आंखें भर आई थी, साथ ही उसे रोना भी आने लगा था। उसने रोते हुए कहा, बच्चों को ऐसे डराते हो? अश ने दिलकश को देखते हुए कहा, तो बच्चे भी बच्चों जैसी बातें करते ही अच्छे लगते हैं। ये सुनकर दिलकश अपनी आंसू भरी आंखों से अश को घूरने लगी और उसने अश को बाह पर हल्का सा मारा। अश ने दिलकश के माथे को चूम कर कहा, चलो मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी करूंगा, ओके अब दवाई लो और रोना नहीं है। बोलकर अश ने दिलकश को कड़वी दवाई दी और उसे अच्छे से लिटा ब्लैंकेट से कवर करने के बाद अश कमरे से बाहर जाने लगा। दिलकश ने धीमी सी आवाज में कहा, हिटलर यहीं रुक जाओ। दिलकश की आवाज सुनकर अश के कदम रुक गए। वो दिलकश की तरफ मुड़ा और उसने दिलकश को याद दिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने बताया था ना, लड़का और लड़की एक कमरे में नहीं सोते। दिलकश ने हाँ में सर हिला मासूमियत से कहा, पर रात में मुझे कुछ हो गया तो? दिल, और कुछ नहीं होने वाला है, गुड नाइट खरगोश। बोलकर उसने दिलकश के कमरे की लाइट बंद की और वो कमरे से निकल नीचे चला गया। नीचे जाकर अश ने एक दूसरे ब्लैंकेट से अल्फेज को कवर किया क्योंकि अल्फेज सोफे पर ही सो गया था। आखिर में अश अपने कमरे में आया पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर लेटा वही सब सोच रहा था जो आज हुआ। क्या होता अगर वो ट्रक वक्त रहते ना रोकता? क्या होता अगर वो पत्थर सड़क पर ना पड़ा होता? यही सब सोचते हुए अश एकटक सीलिंग को घूर रहा था। अगली सुबह बालकनी के पर्दों के बीच से झांकती हुई धूप अश के चेहरे पर पड़ी और तभी अश को किसी की गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी, पर अश ने हल्की नींद में इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि रात को अश को नींद नहीं आ रही थी, जिस कारण वो ठीक से सो नहीं पाया था। इसी कारण से राहत पाने के लिए उसने रात में शॉवर भी लिया था और शॉवर लेने के बाद वो सिर्फ अपने बॉक्सेस में सो गया था। दिलकश इस वक्त अश के बेड पर इधर से उधर रोल हो रही थी क्योंकि अश का बेड उसके बेड से बड़ा था। दिलकश ने अश के चेहरे को हर एंगल से देखने और उसके चेहरे पर पूरी रिसर्च करने के बाद कहा, हिटलर आप हर एंगल से हैंडसम हो। दिलकश की आवाज़ सुनते ही अश ने एकदम से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। इस वक्त वो सिर्फ अपने बॉक्सेस में था और उसने तुरंत ही खुद को ब्लैंकेट से कवर करके कहा, कितनी बार कहा है दिल ऐसे बिना नॉक करे नहीं आते हैं किसी के रूम में। मैंने किया था पर आप पता नहीं किन सोचों में गुम थे। दिलकश ने मुंह बनाते हुए कहा। ये सुनकर अश ने दिलकश को घूरा। दिलकश ने कुछ सोचते हुए एकदम से कहा, यह आपकी गलती है, आप कपड़े क्यों नहीं पहनते? मैं तो सोते हुए कपड़े पहनती हूँ। अश को अच्छे से पता था कि दिलकश हर वो चीज़ करने की कोशिश करती है जो अश करता है, इस वजह से उसने दिलकश को हिदायत देते हुए कहा, हम गुड सोचना भी मत बिना कपड़ों के सोने की। फिर अश ने इस बात को बदलते हुए कहा, और सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ गई? दिलकश ने अश के पास आते हुए कहा, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। अश ने दिलकश के माथे को छूकर उसका टेम्परेचर चेक करने लगा। दिलकश उसके और पास आए और उसने अश को मासूमियत से देखते हुए कहा, हिटलर मुझे अपनी गोद में सिर रखने दो प्लीज़। अश अच्छे से जानता था कि जब भी दिलकश बीमार होती है उसे अश के पास लेटने की या उसकी गोद में सिर रखकर सोने की आदत है। अश ने दिलकश का सिर अपनी गोद में रखा और दिलकश ने तुरंत ही अपने हाथों को उसकी कमर पर लपेट दिया था। अश दिलकश का सिर थपथपाने लगा। दिलकश ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर बाद वो गहरी नींद में सो गई थी। अश दिलकश को आराम से बेड पर लिटाकर वॉशरूम में चला गया था। दोपहर का वक्त, अश का केबिन। अश और दिलकश इस वक्त अश के केबिन में थे क्योंकि अश दिलकश को अकेले पेंट हाउस में नहीं छोड़ सकता था, जिस वजह से वो दिलकश को उसके छोटे से बैकपैक के साथ अपने ऑफिस लाया था। अश कुछ कागजी काम कर रहा था, तभी उसे दिलकश की सुबकने की आवाज़ आई और अश ने तुरंत ही अपना काम छोड़ दिलकश से पूछा, क्या हुआ दिल? रो क्यों रही हो? बोलते हुए उसने दिलकश को देखा जो कांच की खिड़की के सामने खड़ी बाहर हो रही बारिश देख रही थी। दिलकश ने और जोर से सुबकते हुए कहा, वो मुझे उस चिक की फिक्र हो रही है, हिटलर बाहर तेज बारिश हो रही है, उसे ठंड लग गई तो? ये सुनकर अश की आंखें नर्म हो गई थी। वो अपनी जगह से उठ दिलकश के पास आया और उसने दिलकश के बालों को सहलाते हुए कहा, तो बेबी उसे अंदर रखना था ना? मुझे कैसे पता होगा? ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि छोटे बेबीज के लिए क्या सही होता है। बोलकर दिलकश रोने लगी और उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया था। अश ने दिलकश को देखते हुए उसका ध्यान बटाने के लिए कहा, दिल रो नहीं अब यार, अच्छा बताओ इनायत से बात करोगी? दिलकश ने अपने चेहरे से हाथ हटाए और कहा, पर इनू के अम्मी अब्बू तो नहीं है, हम उसे कॉल कैसे करेंगे? वो अल्फेज के घर पर है ना, वहाँ उसका जीना मुश्किल कर रही है, कहो तो उसको भी बुला लूँ यहाँ, दोनों साथ में मिलकर हमारे डिपार्टमेंट को तबाह करना।
कहते हुए अश उसे गुदगुदी करने लगा था। दिलकश ने हंसते हुए हाँ में सर हिला दिया तो अश ने अपना फ़ोन उठाकर अल्फेज को कॉल किया। इस वक्त अल्फेज अपने घर के गेस्ट रूम में सो रहा है क्योंकि उसका कमरा वापस इनायत को मिल गया था। अल्फेज ने फ़ोन उठा, कॉल पिक किया और चिढ़ते हुए कहा, क्या है अब? अश ने दिलकश के चेहरे से बेबी हेयर्स हटाते हुए ऑन कॉल कहा, दोपहर है और ऑफिस आ वरना सैलरी काट दी जाएगी, और हाँ इनायत को भी लेते आना। बदले में दिलकश उसे देखकर बस मुस्कुरा रही थी। अल्फेज ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा अब उस सिर दर्द को भी लाना पड़ेगा, एक तो वो यहाँ मेरा कमरा हड़प कर बैठी है, ऊपर से उससे मिलना भी पड़ेगा, मैं नहीं आ रहा हूँ यार। अश ने दिलकश को देखते हुए कहा, अल्फेज देखा जा वरना सोच लेना तेरी वो वाली पिक है मेरे पास। बोलते हुए वो तिरछा मुस्कुरा रहा था। आ रहा हूँ, सुकून से ना छोड़ना मुझे, एक तो ये छोटी चिड़िया मेरे सीने पर दाल पीस रही है, अब ऊपर से तू भी, अल्फेज ने दांत पीसते हुए कहा और कॉल कट कर वो उठकर गेस्ट रूम से बाहर गया। अल्फेज इनायत को ढूंढते नीचे हॉल में आया, तभी उसे अपनी अम्मी के हंसने की आवाज़ आई। ये सुनते ही वो खुद से बड़बड़ाया, वही होगी अम्मी के पास, वरना मेरे घर में होते हुए अम्मी हंसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्फेज किचन में आया जहां पर इनायत स्लैब के पास खड़ी कुछ कर रही थी। अल्फेज ने उसे देख मुंह बनाते हुए कहा, अम्मी खाना। शक्ल मांझ कर आओ, मैं देती हूँ खाना। अल्फेज की अम्मी ने उसे एक नज़र देखकर कहा और यह सुनकर इनायत को हंसी आ गई थी। उसे हंसते देख अल्फेज उसे बुरी तरह से घूरने लगा और उसने कहा, क्या हे कर रही हो? काम करो अपना वरना तनख्वाह नहीं मिलेगी। इनायत ने अल्फेज को बुरी तरह से घूरते हुए कहा, तनख्वाह आप जैसों की होती है, घर के लोगों की नहीं। अच्छा अभी बताता हूँ तुम्हें। बोलकर अल्फेज ने सब्जियों की बास्केट से एक टमाटर उठाकर उसे इनायत की तरफ फेंका, पर इनायत तुरंत ही नीचे झुक गई और वो टमाटर सीधे अल्फेज की अम्मी के पेट पर जा लगा जो कि मुड़ रही थी। अल्फेज की अम्मी ने अपने बेटे की इकलौती हरकत पर उसे बुरी तरह से घूरा और कहा, तू आज बच कर दिखा अल्फेज। बोलकर उन्होंने अल्फेज को मारने के लिए स्लैब से पेन उठाया। वही अल्फेज किचन से बाहर भागा, साथ ही वो इनायत को मन में कोस रहा था, इस छोटी चिड़िया की तो खैर नहीं। कुछ देर बाद अल्फेज को अपनी अम्मी से बहुत डांट पड़ी थी और आखिर में उसकी अम्मी ने उसे खाना दिया था। अल्फेज तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आया और उसने कहा, दिलकश आज अश के साथ ऑफिस आई है और वो बोर हो रही है तो तुम्हें बुला रही है, चलो। इनायत जो इस वक्त सोफे पर बैठी अपनी किताब से पढ़ रही थी, उसने कहा, मैं अपना स्कार्फ ले आऊं? अल्फेज ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ और थोड़ा जहर भी ले लो मेरे लिए। बोलते हुए उसके दिमाग आया और वो तिरछा मुस्कुराया। अल्फेज और इनायत कार में बैठे। अल्फेज ने गाड़ी शुरू की और अचानक ही उसने गाड़ी की स्पीड इतना बढ़ा दी कि इनायत ने डर से अपनी आंखें बंद कर सीट को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। इनायत ने डरते हुए कहा, प्लीज आराम से चलाए। अल्फेज ने उसे और डराते हुए कहा, देखो लड़की, मुझसे तमीज से पेश आया करो, समझी? इनायत ने तुरंत ही हाँ में सिर हिलाया तो अल्फेज ने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। इनायत ने एक राहत की सांस लेकर अपनी आंखें खोली। वैसे भी इनायत कभी किसी से बहस नहीं करती थी, अब तक इतना भी वो दिलकश के सिखाने पर ही बोलती थी। कुछ समय बाद अल्फेज और इनायत दोनों अश के केबिन में आए। अल्फेज अभी भी तिरछा मुस्कुरा रहा था, जिस कारण अश ने उसे देखकर भौहें चढ़ाई। बदले में अल्फेज ने ना में सर हिला दिया और वो अपने केबिन में चला गया था। दिलकश और इनायत अश के टैब पर गेम खेल रही थी। अचानक से दिलकश ने उससे पूछा, इनू तुम्हारे अम्मी अब्बू कब आएंगे? पता नहीं दिल, आंटी कह रही थी कि वो जल्दी वापस आएंगे। इनायत ने उदास होते हुए कहा। तभी अश ने कहा, तुम्हारे बाबा से बात हुई थी, उनके पासपोर्ट की कुछ परेशानी है तो कुछ दिन और लग जाएंगी, पर वो जल्द ही आ जाएंगे। ये सुनकर इनायत ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। चथ ठीक मेरी दिल। इस वक्त दिलकश और इनायत दोनों अश के पेंट हाउस पर थी। वही अश और अल्फेज एक केस के सिलसिले में तहकीकात करने गए थे और उस जगह पर वो दिलकश और इनायत को नहीं लेकर जा सकते थे। शाम का वक्त था। दिलकश और इनायत दोनों बालकनी में खड़ी बाहर हो रही बारिश को देख रही थी और वो दोनों बोर भी हो रही थी। अचानक दिलकश ने उससे कहा, आओ बाहर बारिश में भीगते हैं। पर दिलकश के इस सुझाव पर इनायत ने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं। बीमार पड़ गए तो? दिलकश ने बोरियत भरे लहजे में इनायत को देखा और उसे खींचते हुए बाहर ले जाकर कहा, तुम डरपोक हो? जी नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, इनायत ने झट में कहा और कुछ ही देर में दोनों पूरी तरह से भीग गई थी। दोनों बारिश में भीगते हुए खेल रही थी, जबकि अश ने उन दोनों को ही पेंट हाउस से बाहर निकलने से सख्त मना किया था। अचानक उन दोनों को एक बिल्ली के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। दिलकश और इनायत इधर से उधर देखने लगी, तभी उनकी नज़र एक घायल बिल्ली के बच्चे पर गई और वो दोनों भागते हुए उसके पास आने लगी।
उसी वक्त पर एक बड़ी सी बिल्ली ने उस बिल्ली के बच्चे को अपने मुंह में दबाया और वो पास खड़े एक ट्रक में चढ़ गई। दिलकश ने उस खाली ट्रक की तरफ देखते हुए कहा, ये तो किटी को अंदर ले गई। दिल अंदर चलते हैं ना, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इनायत ने इधर से उधर देखते हुए कहा। ये सुनकर दिलकश ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों मुड़ कर जाने लगी। तभी पीछे से दो आदमियों ने उनके मुंह पर हाथ रखा और उन्हें उठाकर उसी ट्रक में डाल दिया। ट्रक का गेट हल्का सा खुला हुआ था। दिलकश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने ब्रेसलेट को निकालकर जमीन पर फेंक दिया था और वो दोनों मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिस वजह से उन आदमियों को दिलकश और इनायत को एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर बेहोश करना पड़ा। इसके बाद उन दो में से एक आदमी ने किसी को कॉल कर कहा, काम हो गया मैडम। वही कॉल के दूसरी तरफ वो औरत अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। दूसरी तरफ आशा का दिल घबरा रहा था, उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। उसने एक तरफ आकर अपने पेंट हाउस के लैंडलाइन पर कॉल किया, पर दिलकश या इनायत में से किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। उसकी घबराहट हर बीतते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। आशा के साथी जो इस वक्त एक कत्ल के केस में उस जगह से सबूतों को ढूंढ रहे थे, आशा उन सबको छोड़ जाने लगा। तभी ऋषभ ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो आशा? अभी हमें यहाँ से सारे सबूत इकट्ठा करने हैं, हैंडल कर लेना यार, मैं घर जा रहा हूँ, आशा ने जल्दी से कहा और वो वहाँ से निकल गया था। कुछ समय बाद आशा बहुत ही तेज स्पीड में गाड़ी चलाकर अपने पेंट हाउस पहुंचा और भागते हुए अंदर आया। इस वक्त उसका दिल बड़ी ही तेजी से धड़क रहा था। उसने दिल का नाम लेकर उसे आवाज लगाई, पर पूरे पेंट हाउस में इस वक्त सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। आशा ने दोबारा चिल्लाया, दिल, पर बदले में कोई आवाज या रिस्पांस नहीं आया। आशा ने तुरंत ही अपना फोन निकाला और वो अपने पेंट हाउस की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगा। ये कैमरे भी उसने सिर्फ दिलकश की सुरक्षा के लिए लगवाए थे। आशा ने फुटेज में देखा कि दिलकश और इनायत दोनों किचन के पीछे वाले दरवाजे से गार्डन में गई थी और फिर वो दोनों घर के बाहर निकल गई थी। आशा इस वक्त यही सोच रहा था कि उन दोनों को कुछ ना हो या वो किसी मुसीबत में ना पड़े। आशा पेंट हाउस से बाहर आया। इस वक्त बहुत ही बारिश अपने चरम पर थी, साथ ही बिजली भी कड़क रही थी और यही बारिश आशा के दिमाग में कई पुराने हादसे की याद ला रहा था, जिस कारण आशा को बारिश से नफरत थी। आशा ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, आज नहीं, इस बार नहीं, इस बार नहीं। आशा ने पेंट हाउस के आसपास हर जगह दिलकश को ढूंढ लिया था, पर उसे दिलकश और इनायत कहीं नहीं मिली थी। आशा जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। बोलते हुए उसकी सांसें उखड़ने लगी थी, शायद उसे फिर से पैनिक अटैक आने वाला था। आशा की आवाज़ सुन उसका ट्रेनिंग कर्नल, जो कि उसका पड़ोसी भी था, वो अपने घर से बाहर आए और आशा को अपने गार्ड की मदद से अंदर लेकर गए। पर आशा तुरंत ही वहां से उठकर जाने लगा। कर्नल ने उसे रोकते हुए कहा, रुको जवान। आशा ने अपने कर्नल को देखा और कहा, थैंक यू सर, पर अभी मुझे जाना होगा, मैं किसी की तलाश में हूँ। कर्नल ने आशा के बेरंग और परेशान चेहरे को देखते हुए कहा, वो तो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन क्या वाकई तुम इस हालत में किसी को ढूंढ पाओगे? जी बिल्कुल, मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकता हूँ, बोलकर वो तुरंत ही कर्नल के घर से बाहर निकल गया। वही बाहर वॉचमैन सड़क पर खड़ा उस ब्रेसलेट को ध्यान से देख रहा था, जिसे दिलकश ने जानकर सड़क पर फेंका था और जल्दबाजी में आशा उस वॉचमैन से टकरा गया। वॉचमैन ने उसे देखते हुए कहा, माफ़ करना साहब। बदले में आशा ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और वो वहां से जाने लगा। तभी वॉचमैन ने उसे आवाज़ लगाकर कहा, साहब। आशा ने आगे बढ़ते हुए कहा, बाद में, हाँ अभी मैं जल्दी में। पर वॉचमैन आशा के पीछे भागा और उसने कहा, साहब आप तहकीकात करने वाले हो ना? ये किसी का जेवर मिला है, शायद आपके काम आ जाए। ये सुनते ही आशा के कदम रुक गए और वो वॉचमैन की तरफ मुड़ा। वॉचमैन ने उसे दिलकश का ब्रेसलेट दिखाया। तब तक कर्नल भी बाहर आ गए थे। आशा ने तुरंत ही दिलकश का ब्रेसलेट अपने हाथ में पकड़ा और उस ब्रेसलेट को देखते हुए वॉचमैन से पूछा, ये कहाँ मिला तुम्हें? कब मिला? वॉचमैन ने तुरंत ही जवाब दिया, रोड के उस पार साहब। जवान, मैं समझता हूँ तुम ड्यूटी पर हो, लेकिन इस हालत में तुम भी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, थोड़ा आराम कर लो और कुछ खा भी लो। आशा को पता था कि कर्नल उसकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, पर इस वक्त वो रुक नहीं सकता था। सिर्फ आशा ही जानता था कि वो औरत आशा को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और आशा इस सब के बीच दिलकश को नहीं लाना चाहता था। आशा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, देखिए सर, मेरा जाना ज़रूरी है और मैं बच्चा नहीं हूँ, अपना ध्यान रख सकता हूँ। इतना कहकर आशा अपनी कार की तरफ बढ़ गया और कुछ वक्त बाद वो शहर के बूथ हेल्पलाइन पर था, ताकि वो अपने पेंट हाउस के आसपास की सड़कों की सीसीटीवी फुटेज चेक कर सके। कंप्यूटर ऑपरेटर ने आशा से कहा,
सर आज नहीं, आज सैटरडे है। अश ने गुस्से में कहा, तो तेरे बाप की शादी है, ज्यादा दिमाग खाने की जरूरत नहीं है। तू जानता है ना मैं कौन हूँ। अश का औरा देख वो आदमी डर से कांप उठा और उसने जल्दी से सीसीटीवी फुटेज चला दी। अश और वो कंप्यूटर ऑपरेटर दोनों ही सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। तभी अश का फोन बजा और कॉल किसी अनजान नंबर से था। अश, समझदार और शातिर अश अहमद, कितने समझदार हो तुम और कितनी बुरी किस्मत है तुम्हारी। मुझे लगा था कि तुम डॉट्स जोड़ ही लोगे, आखिर तुमने अपनी इस छोटी चिड़िया को इतना ट्रेन जो किया है। दूसरी तरफ से उस औरत ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। अश ने सर्द आवाज में कहा, अपनी गंदी जुबान से उसका नाम भी मत लेना। दूसरी तरफ से उस औरत ने कहा, ऊप्स, नाम वो तो अभी मैंने लिया ही नहीं। खैर मुझे तो तरस आ रहा है तुम पर कि अब तुम सिर्फ उसका नाम ही याद रख पाओगे। अश ने गुस्से में उस औरत से पूछा, चाहती क्या हो तुम? पैसा, जमीन, सोना, क्या चाहती हो? दूसरी तरफ से उस औरत ने कहा, 3 दिन, बस 3 दिन है तुम्हारे पास अश। मुझे अहमद इंडस्ट्रीज और अपनी सारी प्रॉपर्टीज के पेपर्स लाकर दो अपने दादा जान से और ले जाओ अपनी दिल को, वरना मेरे पास सौदागर काफ़ी है और फिर तुम्हारी छोटी सी और खूबसूरत बेगम की अच्छी कीमत। अश ने बीच में ही चिल्लाते हुए कहा, सोचना भी मत, अगर दिल पर किसी मर्द की परछाई भी आई ना तो तुम्हें इतनी मौतें मारूंगा कि तुम्हें मौत के नाम से भी डर लगने लगेगा। अश का गुस्सा देखकर वो कंप्यूटर ऑपरेटर भी भागकर बाहर चला गया था। उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, आराम से अश, लगता है जान बसती है इसमें तुम्हारी। चलो मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ और तुम 3 दिन तक यहाँ का लाइव टेलीकास्ट देखते हुए मेरा काम भी कर देना, वरना फिर इसी लाइव टेलीकास्ट में तुम वो देखोगे जिसे देखकर तुम्हें मौत आ जाएगी। अश ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर टेबल पर मारी और कहा, मौत? अब मुझे मौत से डर नहीं लगता, और एक बात कान खोल कर सुन लो और याद भी रखना, दिल से तुम दूर ही रहना। तभी अश के फ़ोन पर एक सीसीटीवी फुटेज आई जो कि लाइव थी। अश ने उस फुटेज को चलाया जिसमें दिलकश एक अंधेरे कमरे में बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसी के पास इनायत भी बेहोश थी। अश ने फुटेज को रोककर दिलकश के चेहरे को देखने के लिए उसके चेहरे पर जूम किया। दिलकश का चेहरा देखकर उसके दिल को थोड़ी सी सही पर राहत मिली थी। अश ने फ़ोन की स्क्रीन पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, मेरी दिल। इतना कहकर उसने तुरंत ही अल्फेज को कॉल किया और ऑन कॉल कहा, अल्फेज, मुझे दादा जान के घर के बाहर मिल। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और अब वो अपने दिमाग में एक प्लान बनाने लगा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि दादा जान सीधे से तो उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं देने वाले हैं।